एक लड़की पैदा होते ही तय हो जाता है कि वो बाकी सबसे अलग होगी। उसके फर्स्ट बर्थडे ग्रैबिंग सेरेमनी में उसने कुछ भी चूज नहीं किया। उसने सिर्फ अपने पापा का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे वो अपनी बेटी का फ्यूचर देख रहे हों। उसके पापा इमोशनल होकर उसे अपनी आंखों का तारा समझकर उछाल देते हैं। ये देखकर दोनों बड़े भाई समझ जाते हैं कि उनका फ्यूचर अब मुश्किल होने वाला है। इतनी छोटी बहन भी जानती थी कि पापा जैसे बड़े सहारे का उसे कैसे यूज करना है। बड़ी होकर लड़की अपनी ही ताकत से एक लिस्टेड कंपनी खोल लेती है और कंपनी का नाम भी अपने नाम पर रखती है, सीरीज चॉइस। कोल्ड नेचर वाली सीरी एक प्योर वर्कaholic होती है। कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा शांत रहकर हैंडल करती है, चाहे खुद का किसी सेलिब्रिटी के साथ अफेयर रूमर ही क्यों ना हो। उसके दिमाग में ये नहीं आता कि रूमर डिलीट कैसे करे, बल्कि उसका ध्यान फोटो पर लगे ब्लर पर होता है। वो असिस्टेंट को बोलती है जर्नलिस्ट से बात करके ब्लर रिमूव करवाए, ताकि उस दिन पहने हुए इयररिंग्स क्लियरली दिख सकें, क्योंकि वही इयररिंग्स अगले क्वार्टर के लिए कंपनी का मेन प्रोडक्ट होते हैं। और इसी मूव की वजह से कंपनी के नए प्रोडक्ट के ऑर्डर्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ कुछ दिनों में कंपनी के आधे साल का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है। जब सीरी अपनी खुशी की हंसी रोक ही नहीं पाती, तभी बड़े भाई का एक फोन कॉल उसकी जिंदगी फिर से बदल देता है। पता चलता है कि पहले अरेस्ट हुआ पापा अब जेल से बाहर आ चुका है। पापा फैमिली ग्रुप के सक्सेसर का अनाउंसमेंट करना चाहते हैं और सेरी को घर आने के लिए कहते हैं। फैमिली गैदरिंग में पापा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि सक्सेसर सेरी होगी। सेरी को लगता है जैसे वह अपनी जिंदगी के पीक पर पहुंच गई हो। साइड में बैठे दोनों भाई शॉक में आ जाते हैं। उन्हें लगता है उनका पहले का सोचना सच हो गया। उनके दिन सच में मुश्किल होने वाले होते हैं। अपनी करियर पीक के वेलकम के लिए सेरी खुद अपनी कंपनी के नए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स प्रोडक्ट का टेस्ट करने का फैसला करती है। क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आगे चलकर वो बहुत बिजी रहने वाली होती है, शायद फिर स्वीडन से लिया हुआ पैराग्लाइडिंग लाइसेंस यूज करने का मौका ना मिले। सेरी कॉन्फिडेंस के साथ हवा में फ्रीली उड़ती है। फोटोग्राफर भी उसकी परफेक्ट पोस्चर रिकॉर्ड करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है, उसे हवा में उड़ता हुआ एक ट्रैक्टर दिख जाता है और तुरंत आसमान में अंधेरा हो जाता है। सेरी अपनी आंखों के सामने एक अचानक आई टॉर्नेडो को फोटोग्राफर को ले जाते देखती है। उसके बाद वो खुद भी टॉर्नेडो के बीच खींच ली जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है, वो खुद को एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पाती है। वो वॉकी टॉकी से असिस्टेंट को कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन ये जगह सिग्नल रेंज के बाहर होती है। मजबूरी में वो नीचे उतरने का सोचती है, लेकिन नीचे देखकर तुरंत रुक जाती है। दूर पेट्रोल करता हुआ एक ऑफिसर उसकी आवाज सुन लेता है। आवाज फॉलो करते हुए वो उसकी जगह तक पहुंच जाता है। जैसे ही सेरी किसी को पास आते देखती है, उसे लगता है पापा ने रेस्क्यू टीम भेज दी है। वो खुशी से ऑफिसर की तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर के कपड़ों पर लगे बैज को देखती है, वो तुरंत घबरा जाती है। ऑफिसर उसे तुरंत पेड़ से नीचे उतरने का ऑर्डर देता है। सेरी देखती है कि सामने एक हैंडसम आदमी खड़ा है। वो बोलती है कि उसके बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं है और क्यूट बनकर थोड़ा टाइम लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर का एक एक्शन सेरी को तुरंत अपना सेफ्टी बकल खोलने पर मजबूर कर देता है। बैलेंस बिगड़ने पर वो सीधा पेड़ से नीचे गिर जाती है और सीधा ऑफिसर के ऊपर गिरती है। यहीं से साउथ कोरियन चेबोल हैरिस यून सेरी और नॉर्थ कोरियन ऑफिसर री जोंग हिक की कहानी शुरू होती है। सेरी बताती है कि टॉर्नेडो की वजह से वो यहाँ आ गई। उसकी बात थोड़ी लॉजिकल लगती है। जियोंग हिक अपनी गन नीचे करता है और उसे साथ ले जाने का फैसला करता है। तब सेरी को पता चलता है कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुकी है। वो फिर से क्यूट बनकर भागने का मौका ढूंढती है। भागते वक्त जियोंग हिक उसे बताता है कि वो माइनफील्ड में आ चुकी है। डर के मारे सेरी पानी में खड़े होकर हिलती भी नहीं। जियोंग हिक कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो माइंस का एक्सपर्ट है, लेकिन बात पूरी होने से पहले वो खुद माइन पर पैर रख देता है। हेल्प के लिए वॉकी टॉकी उठाते वक्त वो नदी में गिर जाता है। सेरी ये देखकर जियोंग हिक का वॉकी टॉकी उठा लेती है और बात करती है। वो कहती है कि अब यहाँ सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है। जियोंग हिक के साथ ही वहां पहुंच जाते हैं। सेरी सिर्फ भागने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। रेस्क्यू होने के बाद जियोंग हिक अपनी यूनिट को चेज का ऑर्डर देता है और खास तौर पर कहता है कि जिंदा पकड़ना है। सब लोग मिलकर सेरी का पीछा करते हैं। भागते भागते सेरी एक और माइनफील्ड में पहुंच जाती है। टीम के वार्निंग देने के बावजूद वो बिना सोचे जंप लगा देती है और अपनी किस्मत के भरोसे माइनफील्ड क्रॉस कर जाती है। दूर खड़े सोल्जर्स उसे इशारा करते रहते हैं कि ये रास्ता साउथ कोरिया का नहीं है, लेकिन सामने बार्ब्ड वायर देखकर सेरी को लगता है सोल्जर्स उसे धोखा दे रहे हैं। जैसे ही कोई गन उठाकर फायर करने वाला होता है, वो तुरंत बार्ब्ड वायर क्रॉस कर लेती है। बार्ब्ड वायर के दूसरी तरफ एक ड्यूटी पर खड़ा सोल्जर कोरियन ड्रामा देखने में बिजी होता है और सेरी को बिल्कुल नोटिस नहीं करता। सेरी जंगल की तरफ भागती रहती है। वो जंगल के अंदर पूरी ताकत से दौड़ती है। आखिर अंधेरा होने तक गांव पहुंच जाती है। उसे लगता है उसे रेस्क्यू मिल गया, लेकिन गांव के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि वो अभी भी नॉर्थ कोरिया में ही है।
तभी दूर से एक मिलिट्री व्हीकल आता हुआ दिखता है। अगर गाड़ी में बैठा ऑफिसर उसे देख लेता तो सेरी का बचना मुश्किल हो जाता। तभी अचानक एक साया उसे खींच कर ले जाता है। जब कोर्टयार्ड की लाइट जलती है, सेरी देखती है कि उसे बचाने वाला जोंग-हिक ही होता है और जहां वो है वो जोंग-हिक का घर होता है। इस अनजान जगह पर एक पहचाना हुआ चेहरा देखकर सेरी का दिल अचानक भर आता है। भागने का मौका बनाए रखने के लिए वो फिर से क्यूट बातें करने लगती है, क्योंकि सामने वाला आखिर एक आदमी ही होता है। लेकिन जोंग-हिक के दिमाग में सिर्फ एक ही सोच होती है। इंसानियत के नाम पर जोंग-हिक सेरी को अपने घर में रहने देता है। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठकर उसके लिए गर्म नूडल्स बनाता है। सेफ्टी के लिए सेरी झूठ बोलकर उसे पहले टेस्ट करने को कहती है, लेकिन वो तुरंत पकड़ी जाती है। बेइज्जती होने के बाद भी वो जोंग-हिक को साउथ कोरिया भेजने के लिए मनाने की कोशिश करती है और कुछ ऐसे ऑफर्स रखती है जो मना करना मुश्किल हो। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। आने वाला प्यो चीसू होता है। वो खुशी से बताता है कि कोरियन औरत कार एक्सीडेंट में मर गई और पूरी यूनिट सेफ है। बात पूरी होने से पहले ही पीछे खड़ी सेरी उसे डरा देती है। सब लोगों की आइडेंटिटी सेरी के सामने एक्सपोज हो जाती है। सेरी अपनी जानकारी का यूज करके उन्हें धमकाती है और पूरी यूनिट को अपना हेल्पर बना लेती है ताकि वो उसे साउथ कोरिया वापस भेज सके। गू सुनजुन बताता है कि उसका अंकल समुद्र के रास्ते लोगों से कांटेक्ट करता है। उस कनेक्शन का यूज करके बोट से एस्केप हो सकता है। सबसे फास्ट बोट 3 दिन बाद होती है। ये प्लान सब लोग मान लेते हैं। साउथ कोरिया में सेरी का असिस्टेंट उसे ढूंढने में लगा होता है। उसका पापा भी फैमिली पावर यूज करके सर्च करवाता है, लेकिन उसके भाई और भाभी दिल से चाहते हैं कि सेरी कभी ना मिले ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। जोंग-हिक के घर में रहकर सेरी को कोई तकलीफ नहीं होती। वो घर का बचा हुआ सारा मीट खा जाती है और गरीबी वाला हॉट वाटर बाथ भी एंजॉय करती है। नहाकर बाहर आते ही बिजली चली जाती है। इसी वक्त बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। डर के मारे सेरी गमला उठाकर फेंक देती है। जोंग-हिक रिफ्लेक्स से बच जाता है। पता चलता है वो कैंडल्स लाया था, क्योंकि सेरी दिन भर फोन पर सेंटेड कैंडल्स मांग रही थी। चाहे कैंडल सिंपल होती हैं, फिर भी सेरी का दिल गर्म हो जाता है। जोंग-हिक बताता है कि उसे कुछ दिन के लिए प्योंगयांग जाना होगा और सेरी को घर में ही रहने को कहता है। साथ ही डेली यूज का एक बड़ा बैग दे देता है। वो सारे कोरियन प्रोडक्ट्स ब्लैक मार्केट से लाया होता है। ये देखकर सेरी को लगता है कि जोंग-हिक काफी केयरिंग है, बस उसने अपने साइज का अंदाजा थोड़ा ज्यादा लगा लिया था। अगले दिन प्योंगयांग स्टेशन पहुंचते ही जोंग-हिक को सोल्जर्स रोक लेते हैं। उसे इंटेरोगेशन रूम ले जाया जाता है। पता चलता है कि उसका यहां आने का रीजन 3 क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स की मिस्टीरियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उल्टा उसे ही सस्पेक्ट बनाकर पकड़ लिया जाता है। अच्छा होता है कि इंटेरोगेशन शुरू होने से पहले एक सीनियर ऑफिसर वहां से गुजरता है और पहचान लेता है कि जोंग-हिक पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ का इकलौता बेटा है। इस बात से इंटेरोगेशन ऑफिसर के हाथ पैर कांप जाते हैं। उधर 5th कंपनी का चो चेलगांग एक्शन लेता है। वो ऑफिसर डॉम इंस्पेक्शन का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि सेरी जोंग-हिक के घर छुपी हुई है और वही आदमी होता है जो जोंग-हिक को फंसा रहा होता है, क्योंकि उसके पास भी एक छिपा हुआ राज होता है। चो चॉल गैंग ऊपर से स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मेजर दिखता है, लेकिन असल में वो छुपके से स्मगलिंग करता है, ड्रग्स बेचना और ग्रेव रॉबिंग भी करता है और इलीगल आर्मी सप्लाईज छुपाकर जैसे बहुत सारे क्राइम्स करके पैसे कमाता है। ये सारे क्राइम एविडेंस री जोंग-ह्योक के भाई री म्यू-ह्योक को मिल जाते हैं। इसलिए चो चॉल गैंग अपनी ट्रक यूनिट का यूज करके प्योंगयांग जाते हुए री म्यू-ह्योक का एक्सीडेंट करवा के उसे मरवा देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह पैसा लूटकर और ऊपर के पोजीशन पर चढ़ना चाहता था। उसके हिसाब से कोई भी हाई ऑफिसर ऐसा नहीं जिसे गिराया ना जा सके, और इसीलिए वो हमेशा जस्टिस वाले री जोंग-ह्योक को अपना दुश्मन मानता रहा, क्योंकि जोंग-ह्योक ने उसके बहुत सारे फायदे बर्बाद किए थे। और जब उसे पता चलता है कि जोंग-ह्योक री म्यू-ह्योक का रियल छोटा भाई है, तो वो उससे और ज्यादा नफरत करने लगता है। वो चाहता है कि जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो डायरेक्टर जोंग-ह्योक के डैड का पूरा घर बर्बाद हो, क्योंकि उसे पता होता है कि एक और क्राइम रिकॉर्ड री म्यू-ह्योक ने छुपा कर रखा था, जो पक्का री जोंग-ह्योक के आसपास ही है। जब वो सोल्जर्स को लेकर री जोंग-ह्योक के घर आता है तो देखता है कि जहां किसी को नहीं होना चाहिए वहां लाइट जल रही है, तो वो बिना सोचे सोल्जर्स के साथ अंदर घुसकर चेक इन करता है। एक रीजन ये होता है कि वो अपना एविडेंस ढूंढना चाहता है, और दूसरा ये है कि वो जोंग-ह्योक की वीकनेस पकड़ना चाहता है, और सच में उसे बेसमेंट सेलर में छुपा हुआ राज मिल जाता है। ये सुनते ही री जोंग-ह्योक एक हाई ऑफिसर से गाड़ी बोरो करता है और फुल स्पीड में वापस भागता है। 729 से स्टार्ट होने वाली नंबर प्लेट वाली ये कार स्पेशल वीआईपी ऑफिसर्स की गाड़ी होती है। इस गाड़ी को रोड पर फुल प्रायोरिटी मिलती है। रास्ता तुरंत क्लियर कर दिया जाता है। कोई भी सोल्जर रिस्क लेकर इस गाड़ी को रोकने की हिम्मत नहीं करता, और बिल्कुल उसी मोमेंट जब चो चॉल गैंग यून सेरी को एग्जीक्यूट करने वाला होता है, तब री जोंग-ह्योक टाइम पर वहां पहुंच जाता है।
सबके सामने जोंग ह्योक को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है कि सेरी उसकी फियांसे है, लेकिन चो चॉल गैंग फिर भी चैन से नहीं बैठता। वो अपनी पावर यूज करके सेरी से प्योंगयांग सिटीजन आईडी मांगता है और जब झूठ छुपाना मुश्किल हो जाता है तो जोंग ह्योक फिर झूठ बोल देता है कि सेरी यूनिट 11 की सीक्रेट एजेंट है जो एक मिशन पर है और सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। और ये भी बोलता है कि फ्लुएंट कोरियन बोलना काम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो साथ रह रहे हैं, बस मिशन अभी खत्म हुआ है इसलिए वो बहुत थकी हुई है। तब सेरी भी एक्टिंग करने लगती है। इसी से चो चॉल गैंग सवाल करना छोड़ देता है और उन दोनों को छोड़ देता है। लेकिन इस झूठ से गांव की औरतें बिल्कुल शांत नहीं रहती। इतना हैंडसम कॉमरेड और ऊपर से उसकी फियांसे, ये बात उनके दिल में जेलसी भर देती है। चो चॉल गैंग के जाते ही वो गिफ्ट्स का बहाना बनाकर जल्दी से इस अचानक आई फियांसे को देखने आ जाती हैं। सेरी को बाहर आते देखकर उनका एटीट्यूड और हॉस्टाइल हो जाता है और वो फियांसे को अपनी पावर दिखाना चाहती हैं। सेरी को मजबूरी में एक्टिंग को एंड तक ले जाना पड़ता है। वो मिस्टीरियस एजेंट वाली स्ट्रिक्ट टोन में बोलकर उन औरतों को डराकर हटा देती है। लेकिन सेरी जोंग ह्योक को अपनी एक्टिंग दिखाकर प्राउड फील करे उससे पहले ही बाहर से ये तो सुंदर भी नहीं है वाली बात सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है और दोनों की अरेंज्ड मैरिज लगती है वाली बात जैसे सीधा चोट लगती है। अगले दिन सेरी डिसाइड करती है कि वो गांव वालों से बदला लेगी, इसलिए वो अपने बेस्ट लुक में जाकर उन्हें दिखाएगी कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। जोंग ह्योक कहता है कि ऑफिसर्स वाइव्स विलेज में बाल खुले रखने वाले सिर्फ 2 टाइप के लोग होते हैं, एक फॉरेनर, दूसरा पागल। सेरी कहती है पागल समझो पर मैं अपनी इज्जत के लिए ये करूंगी। मजबूरी में जोंग ह्योक खुद सेरी के बाल बांध देता है ताकि एक्सपोज होने का रिस्क कम हो। और फिर आगे सेरी का कमबैक स्टाइल सुपर परफॉर्मेंस शो होता है और पूरे गांव की औरतें उससे अपनी राइवल समझने लगती हैं। दूसरी तरफ एक औरत प्लेन से धीरे धीरे नीचे आती है और ये औरत जोंग ह्योक की रियल फियांसे सरडान होती है। जोंग ह्योक को कार देने वाला हाई ऑफिसर सरडान का मामा होता है और एक और आदमी भी सरडान के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। वो सरडान की ब्यूटी से पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाता है। यही सेकंड मेन लीड गू सुंग जुन है जिसके नॉर्थ कोरिया आते ही वाइपर चोरी हो गए थे और आगे जाकर इन दोनों की लव स्टोरी भी होती है। यूनिट में वापस आकर जोंग ह्योक सेरी को भेजने वाली बात बेटर हैंडल करने के लिए प्यो छी सू और बाकी लोगों को रोक लेता है। जब सबको पता चलता है कि जोंग ह्योक ने सेरी को फियांसे बोलकर झूठ कहा, वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना अपराइट कैप्टन भी कभी झूठ बोलेगा। के ड्रामा फैन किम जूमुक ड्रामा वाली लाइन से सब चीजों को और एम्बिग्युअस बना देता है, जैसे जोंग ह्योक और सेरी अभी से प्यार में गिर गए हों। इससे जोंग ह्योक इतना गुस्सा होता है कि उसका मिलिट्री करियर ही डेंजर में आ जाता है। प्यो छी सू और टीम फिर से बहाना बनाते हैं कि वो जोंग ह्योक के घर अंडरग्राउंड वाटर पाइप फिक्स करने जा रहे हैं ताकि सेरी को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी वक्त एक आदमी जोंग ह्योक के घर के पास इलेक्ट्रिक पोल पर लिसनिंग डिवाइस इंस्टॉल कर रहा होता है। ये टास्क चो चॉल गैंग उसी रात लिसनर जोंग मान बॉक को ढूंढकर सेट किया था और जोंग मान बॉक वही लिसनर है जिसने पहले वायर टैप से री म्यू ह्योक का इन्फो चो चॉल गैंग को दिया था और इनडायरेक्टली इसी से री म्यू ह्योक चो चॉल गैंग के हाथों मारा गया। जब जोंग ह्योक व्हीकल चेक पॉइंट पर जाकर वेरीफाई करता है कि ग्रेव रॉबर्स डेथ वाली डेट को रोड पर व्हीकल्स का ट्रैफिक मूवमेंट क्या था, चेक पॉइंट इंचार्ज से उसे इन्फो मिलती है कि 3 हैवी ट्रक्स चेक पॉइंट क्रॉस करके गए थे और यहीं से उसे डाउट होता है कि आर्मी के अंदर सीक्रेट ट्रक यूनिट वाली बात सच है। उधर चो चॉल गैंग एक सीक्रेट लग्जरी विला में आता है और यहाँ रहने वाला इंसान गू सुंग जुन होता है। पता चलता है गू सुंग जुन ने साउथ कोरिया में सेरी के दूसरे भाई को स्कैम किया था और अब सेरी का दूसरा भाई वर्ल्ड वाइड कनेक्शन से उसे चेस कर रहा होता है। इसलिए गू सुंग जुन मजबूरी में नॉर्थ कोरिया भागकर शेल्टर लेता है और चो चॉल गैंग वही ऑफिसर होता है जो ब्राइब लेके उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्लियरली चो चॉल गैंग को गू सुंग जुन की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गू सुंग जुन को कहता है कि वो बिजनेसमैन भी है और सोल्जर भी, और अगर दुनिया में उसे कोई मारना चाहता है तो वो खुद उसे मारकर भी दूसरों से पैसा निकाल सकता है और इसी तरह धमकाकर वो गू सुंग जुन को अपने से डरा कर रखता है। साउथ कोरिया साइड पर सेरी के दोनों भाई फैमिली बिजनेस कंट्रोल के लिए लड़ रहे होते हैं और वो जल्दी उसे कानूनी रूप से डेड डिक्लेयर करवाना चाहते हैं ताकि उसका इनहेरिटेंस कैंसिल हो जाए और वो एक दूसरे के सीक्रेट्स एक्सपोज करके और एक दूसरे को हर्ट करके अपने चेबोल फादर को बहुत परेशान करते हैं। पूरे फैमिली में कोई सेरी की लाइफ डेथ की परवाह नहीं करता। सबसे ज्यादा परवाह सेरी के इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन पाक सूचन करता है, सिर्फ काम के रीजन से। वो सेरी को ढूंढने के लिए बहुत डेटा कलेक्ट करता है जो आगे सेरी के रिटर्न का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है।
जोंग ह्योक के घर वाटर पाइप रिपेयर करते हुए सोल्जर्स को एक चोर मिलता है जो जोंग ह्योक का यूनिफॉर्म चुरा लेता है। सब उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो एक बहुत गंदा सा छोटा बच्चा है। सेरी देखती है कि बच्चा मार्केट से लोगों के बचे हुए स्क्रैप्स उठाकर खा रहा है। दया से सेरी जोंग ह्योक के घर का थोड़ा खाना पैक करके उस बच्चे को दे देती है। प्यो चीसू वार्न करता है कि हो सकता है बच्चा झूठ बोल रहा हो, लेकिन सेरी फिर भी बच्चे की हेल्प करती है। जोंग ह्योक भी सेरी को सपोर्ट करता है। इस बच्चे को याद रखना, ड्रामा में आगे इसका रोल आता है। और जोंग ह्योक की ये काइंडनेस वायर टैप करते हुए जोंग मान बॉक को भी बार बार टच करती रहती है। सोल्जर्स ने सेरी की हेल्प की थी। थैंक यू बोलने के लिए सेरी उनके लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखती है। सब ऊपर से एक्ट करते हैं जैसे उन्हें पसंद नहीं, पर अंदर से सब चाहते हैं कि उन्हें बिग प्राइज मिले। रिजल्ट ये होता है कि काइंडनेस अवार्ड गम यून दोंग को मिलता है, जिसका ऑफिशियल प्राइस 10 करोड़ वॉन होता है, पर स्पॉट पर सिर्फ एक मक्का मिलता है, जिसे एन दोंग चूज करता है और बाद में साउथ कोरिया जाकर रिग्रेट करता है। किम जू मुक को हाल्यू लव अवार्ड मिलता है, जिसमें टीवी या चॉय जी ऊ के साथ डिनर का ऑप्शन होता है और वो डिनर चूज करता है। पाक क्वांग भम को ह्यूमन बेबी अवार्ड मिलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हैंडसम होता है, जबकि प्योर ची सू को सेरी का लेफ्ट ओवर शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश मिलता है। जोंग ह्योक जो कुछ भी नहीं जीतता, ऊपर से सब दे देता है, साइड में क्वाइटली जेलस होता है, लेकिन सेरी ने उसके लिए स्पेशल थैंक्स अवार्ड रखा होता है, जो है टमाटर प्लांट का सीडलिंग, जो जोंग ह्योक के आधे बैग पोटैटोज के बदले लिया होता है। और भले ही जोंग ह्योक मुंह से बोले कि सेरी सिर्फ लॉस वाली डील्स करती है, अंदर से वो काफी खुश होता है। टाइम जल्दी सेरी के जाने का आ जाता है। जोंग ह्योक गाड़ी चलाकर उसे डेस्टिनेशन तक छोड़ता है। कार में सेरी उसका हैंडकरचीफ फोल्ड करके वापस देती है और अपना पहला गुड बाय करती है। स्ट्रीट कांटेक्ट पॉइंट पर जोंग ह्योक कैप्टन को 20,000 वॉन का फोन काट देता है और फिर सेरी को सी रूट वाले कांटेक्ट तक ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में कोस्ट गार्ड मिल जाता है क्योंकि मिलिट्री ने पूरी तरह से सी ट्रैवल बैन का ऑर्डर दे दिया होता है। शिप के कैबिन के नीचे छुपे जोंग ह्योक और सेरी को पकड़े जाने का डर होता है। तब जोंग ह्योक किम जू मुक का बताया हुआ के ड्रामा सर्वाइवल मेथड यूज करता है, जिसे देखकर कोस्ट गार्ड लीडर और कैप्टन दोनों शॉक हो जाते हैं और मजबूरी में मान लेते हैं कि यह कपल का प्राइवेट मूवमेंट था। इस तरह कवर स्टोरी काम कर जाती है, लेकिन सेरी का पहला घर वापस जाने का प्लान फेल हो जाता है। गुस्से में सेरी डिसाइड करती है कि अब वो जोंग ह्योक की मदद नहीं लेगी। वो रात को ही उसके घर एक नोट छोड़कर निकल जाती है, अपना स्पोर्ट्सवेयर पहनकर पैराग्लाइडर उठा लेती है और खुद ही साउथ कोरिया जाने का फैसला करती है। पहाड़ों में वॉकी टॉकी से स्टाफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो फेल हो जाती है, लेकिन यही वॉकी टॉकी बाद में प्रूव बन जाती है कि सेरी जिंदा है और साथ ही चोचॉल गैंग के लिए उसकी असली आइडेंटिटी का क्लू भी। स्ट्रीट कांटेक्ट इंसिडेंट की खबर मिलते ही चोचॉल गैंग ट्रूप्स लेके माउंटेन साइड की तरफ निकलता है और जोंग ह्योक समझ जाता है कि रेडियो यूज होने के बाद स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग जरूर आएंगे। नॉर्मल रूट से उतरना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो सेरी का पैराग्लाइडर यूज करके दोनों एक ऊंची क्लिफ से जंप करके बच निकलते हैं। गुस्से में चोचॉल गैंग किसी को पकड़ नहीं पाता और ऑफिस वापस आ जाता है, जहां जोंग मान बॉक बताता है कि जोंग ह्योक और सेरी फिर घर आ गए हैं, जिससे चोचॉल गैंग को नई होप मिल जाती है। वो पॉकेट से पैसे निकालकर मार्केट से बच्चों के लिए मीट लाने भेजता है। ऊपर से रिवॉर्ड लगता है, पर असल में वो उसके बच्चों की पूरी डिटेल्स निकालकर उसे कंट्रोल में रखता है। मार्केट में रॉबर्स जोंग मान बॉक का वॉलेट छीन लेते हैं, जिसे जोंग ह्योक तुरंत चेस करता है और ट्रेन्ड सोल्जर होने के नाते अपनी बेल्ट को वेपन की तरह यूज करके रॉबर्स को पकड़ लेता है। जब एक रॉबर स्नीक अटैक करता है तो जोंग मान बॉक टाइम पर उसे रोक लेता है और यहीं से दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ जाती है। सेरी के घर वापस आने पर प्यो छी सू और टीम हेल्पलेस फील करती है। सेरी कॉर्न क्रस्ट खाते हुए अपने आप को पिटी प्रिंसेस बताती है। किम जू मुक बोलता है कि वो लोग उसे प्रोटेक्ट करने आए हैं, जिससे सेरी सीन को और ऑकवर्ड बना देती है और प्यो छी सू इरिटेट हो जाता है। इसी बीच डोर नॉक होती है और पता चलता है बटालियन कमांडर की वाइफ कॉमरेड इनाय का बर्थडे आ रहा है। नेबरहुड यूनिट हेड यानी पीपल्स यूनिट लीडर आकर सेरी को बोलती है गिफ्ट रेडी करके वहां आके रिस्पेक्ट दिखाए। वो लीडर बहुत कॉन्फिडेंटली समझाती है, पर सेरी सीधा मना कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है और वो बाहर गुस्से में रह जाते हैं। घर आकर सेरी बोलती है जोंग ह्योक का रैंक छोटा है, इसलिए चीजें फास्ट नहीं हो रही और वो फुल पावर से उसे साउथ कोरिया वापस नहीं भेज पा रहा। सेरी चाहती है कि कोई ज्यादा पावरफुल आदमी मिले और चलते चलते जोंग ह्योक के लिए क्विक प्रमोशन का रास्ता ढूंढने लगती है, पर सब उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब वो सुनते हैं कि सेरी यहां सेटल होने की बात कर रही है, तो प्यो चीसू तुरंत बोलता है फास्टेस्ट प्रमोशन का रास्ता कमेंडेशन मेडल जीतना है। इससे नॉर्मल प्रमोशन टाइम के बिना स्पेशल प्रमोशन मिल सकता है। ये मेडल यूजुअली बटालियन कमांडर ही देता है, लेकिन जोंग ह्योक सीधा साधा है और कमांडर को अक्सर ऑफेंड कर देता है, इसलिए ये चांस शायद उसको ना मिले।
कमांडर को कन्विंस करने का बेस्ट तरीका उसकी वाइफ के थ्रू होता है, क्योंकि कमांडर फेमस वाइफ कंट्रोल्ड बीवी से डरता टाइप होता है और सेरी ने अभी कमांडर की वाइफ की बर्थडे पार्टी अटेंड करने से मना किया था। उधर चो चेओल गैंग की साइड पिछली बार इंटरोगेशन वाले ऑफिसर उसके पास आता है और बोलता है जियोंग ह्यक से मेरी रिकमेंडेशन करवा दो ताकि मैं जियोंग ह्यक से सॉरी बोल सकूं। वो खुद भी डरता है कि पॉलिटिकल ब्यूरो डायरेक्टर बदला लेगा, पर चो चेओल गैंग उससे बोलता है मुझे अपने कजिन से मिलवा दो जो प्योंगयांग सेक्शन 3 में काम करता है। वो चेक करना चाहता है कि सेरी सच में यूनिट 11 की सीक्रेट पर्सन है या नहीं। गांव वापस आते ही सारी औरतें गिफ्ट्स लेके लाइन में खड़ी होती हैं। गिफ्ट इंस्पेक्ट कर रहा पीपल्स यूनिट हेड उसे देख के शॉक हो जाती है, पर फिर भी उसे अंदर जाने देती है और कमांडर की वाइफ कॉमरेड NA के वेलकम में सेरी अपनी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस से तुरंत ही कॉमरेड NA का दिल जीत लेती है। पीपल्स यूनिट हेड खास तौर पर सबको याद दिलाती है कि फियांसे कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। तभी सेरी तुरंत अपना दिमाग चलाती है और साइड से किसी और की एक ड्रेस उठा लेती है जो दूसरे लोग गिफ्ट देने लायक नहीं समझ रहे थे। अपनी प्रोफेशनल डिजाइनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके वो उस ड्रेस को ऑल्टर करती है और उसे एक खूबसूरत रेट्रो स्टाइल लॉन्ग ड्रेस में बदल देती है। वो उस ड्रेस का नाम गार्डन रखती है और उसकी ऐसी जबरदस्त प्रेजेंटेशन देती है कि वहां खड़े सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। इस तरह वो आसानी से कॉमरेड इनाय को इम्प्रेस कर देती है ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो। सेरी वहां अपना एक नया नाम चोई सामसुक भी रख लेती है। निकलते वक्त वो ऑन्नी बोलकर कॉमरेड इनाय की खूबसूरती और उनके यंग दिखने की जमकर तारीफ करती है, जिससे कॉमरेड इनाय और भी खुश हो जाती हैं। इसी का फायदा उठाकर सेरी सफलतापूर्वक जंगह्युक के कमेंडेशन मेडल वाली मदद के लिए कॉमरेड इनाय से रिक्वेस्ट कर देती है। जंगह्युक को बखूबी पता होता है कि सेरी बटालियन कमांडर के घर सिर्फ अपने लिए चांस बनाने आई है, इसलिए वो जानबूझकर साइकिल चलाकर बार बार कमांडर के घर के सामने से गुजरता है और आखिरकार एक एक्सीडेंटल मीटिंग का बहाना बनाकर सेरी के साथ घर वापस आ जाता है। उसी दिन सेरी की बर्थडे पार्टी के अलावा जंगह्युक दिन में इंजीनियर्स और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जाकर गाड़ियों की जानकारी चेक करता है, जहां से उसे ठोस सबूत मिलता है कि आर्मी में कोई स्पेशल स्टील की तस्करी यानी स्मगलिंग कर रहा है। उधर चो चेओल गांग रात को सेक्शन 3 के चीफ से संपर्क करता है और उसे रिश्वत देकर सेरी का यूनिट 11 रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए भेजता है। जब थकी हुई सेरी घर आती है तो वो देखती है कि प्यो चिसू और बाकी टीम शेल फिश रोस्ट कर रहे हैं। शुरुआत में सेरी बड़े नखरे दिखाती है कि वो सिर्फ मर्सेल फिश सूप जैसा खाना और व्हाइट वाइन जैसा ड्रिंक ही पसंद करती है, लेकिन उसका ये सारा सोफिस्टिकेशन और क्लास स्वीट सोजू के एक घूंट के आगे हार जाता है। रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली सेरी पहली बार समझती है कि सी फूड और सोजू का कॉम्बिनेशन कितना लाजवाब होता है। इस खुशनुमा माहौल में सेरी और 5th कंपनी की दोस्ती हर मुलाकात के साथ और मजबूत होती जाती है और जंगह्युक के साथ उसकी फीलिंग्स भी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगती हैं। उनकी ये खूबसूरत बॉन्डिंग वायर टैप कर रहे जंग मान बोक के नर्म दिल को भी गहराई से छू लेती है। अगले दिन जंगह्युक स्पेशल सोर्स से खरीदे हुए कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करता है और अपने विदेश में पढ़ाई के दौरान का कॉफी पॉट निकालकर सेरी के लिए एक टेस्टी कॉफी बनाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने सेरी का कॉफी पीने का सपना ही पूरा कर दिया हो, जिससे सेरी बेहद इमोशनल हो जाती है और बदले में जंगह्युक को हाथ से एक बड़ा सा हार्ट बनाकर देती है। किम जूमोक की फिल्मों वाली एक्सप्लेनेशन की वजह से ये हार्ट जेस्चर एक बिल्कुल अलग और गहरा मतलब ले लेता है, जो सेरी और जंगह्युक के रोमांस को और भी आगे बढ़ाता है। प्योंगयांग के डिपार्टमेंट स्टोर में एक और बड़े किरदार की एंट्री होती है। वो है सर दान की मॉम, जो प्योंगयांग डिपार्टमेंट स्टोर की प्रेसिडेंट है। माँ बेटी का अपने कॉमन दुश्मन पर रिएक्ट करने का स्टाइल उनके रुतबे को पूरी तरह दिखाता है। सरदान डिपार्टमेंट स्टोर से सबसे बेहतरीन कपड़े पहनकर अपने मंगेतर री जंगह्युक से मिलने निकलती है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उसकी कार का इंजन बंद हो जाता है और ड्राइवर मदद लेने के लिए उसे वहीं छोड़ भागता है। ठीक उसी समय वहां से गू संजुन गुजरता है और सरदान से दोबारा मिलता है। वो बिना कुछ सोचे सरदान की मदद करता है और उसे जंगह्युक के घर के गेट तक छोड़ आता है, जहां कार के अंदर उनकी पहली करीबी मुलाकात उनके बीच एक नया लिंक शुरू कर देती है। उधर सेरी रात होने के बाद रास्ता भटक जाती है और उस अनजान अंधेरे में अकेले रहकर उसे अपने बचपन का वो पुराना दर्द याद आ जाता है। तब खुलासा होता है कि सेरी अपनी माँ की सगी बेटी नहीं थी, बल्कि वो अपने पिता की बाहर वाली यानी इलेजिटिमेट संतान थी। उसे पैदा होते ही घर लाया गया था और उसी मॉम को उसकी माँ बनने पर मजबूर किया गया था, जिन्हें हमेशा लगता था कि सेरी का वजूद उनका अपमान है। एक रात वो माँ चुपके से सेरी को समंदर किनारे ले गई और वापस आने का झूठ बोलकर उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। सेरी तब जिंदा बची जब किसी भले इंसान ने उसे वहां देख लिया, लेकिन इस घटना ने उसे गहरा सदमा दे दिया, जिससे वो अंधेरे में अकेले छोड़े जाने से बुरी तरह डरती है।
अच्छी बात यह होती है कि जैसे ही जंगह्योक को पता चलता है वो तुरंत मार्केट की तरफ दौड़ पड़ता है। हाथ में रास्ते से ली हुई एक सेंटेड कैंडल लेकर वो वहां पहुंचता है और सेरी को उस अनजान अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी मिल जाती है। यहीं से सेरी का दिल सच में धड़कना शुरू करता है और वो री जंगह्योक को पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ चो च्योलगांग ये पक्का कर लेता है कि सेरी यूनिट 11 की कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है। अब वो इसी बात का फायदा उठाकर जंगह्योक को नीचे गिराने का प्लान बनाता है और जंगह्योक के पिता को पॉलिटिकल ब्यूरो डायरेक्टर के पद से हटाकर खुद को प्रमोट करना चाहता है। जंगह्योक जब सेरी को घर छोड़ने आ रहा होता है तो उसके दिमाग में किम जुमोक की वही बात घूम रही होती है कि हार्ट का मतलब आई लव यू होता है। वो इतना नर्वस हो जाता है कि उसकी सांस तक फूलने लगती है और आखिरकार वो सेरी को सच बता देता है कि उसकी पहले से ही एक मंगेतर है और वो उससे प्यार नहीं कर सकता। सेरी का ईगो तुरंत ट्रिगर हो जाता है और वो जंगह्योक से बहस करने लगती है। बहस करते हुए जब वे घर की ओर जा रहे होते हैं तभी वे गू संजुन के पास से गुजरते हैं। गू संजुन को पक्का यकीन नहीं होता कि वो सेरी ही है, इसलिए सेफ्टी के लिए वो उसे नहीं रोकता। असल में गू संजुन सेरी को पहले से जानता था और कभी उनका रिश्ता सगाई तक भी पहुंचा था, लेकिन सेरी ने एक नजर में ही उसका कॉनमैन वाला सच पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ सेरी के दूसरे भाई को ठगकर भाग गया था। दिल से बुरा न होने की वजह से गू संजुन के मन में सेरी की छवि अच्छी थी, क्योंकि 3 भाई बहनों में सिर्फ सेरी ही उसे नॉर्मल लगती थी। जंगह्योक सेरी को समझाता रहता है कि उसकी मंगेतर अभी रशिया में पढ़ाई कर रही है और वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। वो सेरी को भरोसा देता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है कि वो अचानक आकर सब कुछ उजाड़ देगी। लेकिन जैसे ही वे घर के गेट पर पहुंचते हैं वे देखते हैं कि जंगह्योक की मंगेतर सदान वहां खड़ी उनका इंतजार कर रही है। किस्मत की ऐसी टाइमिंग देखकर तीनों के बीच अजीब खामोशी और ऑकवर्डनेस छा जाती है। सदान खुद बोलकर खामोशी तोड़ती है और कहती है कि वो अपने अंकल की कार वापस लेने आई है। जंगह्योक इसी बात का बहाना बनाकर कह देता है कि सेरी उसकी मिशन पार्टनर है और सेरी भी उसकी बात का समर्थन करते हुए अपनी फर्जी पहचान बताती है। लेकिन सदान का ठंडा बर्ताव सेरी को बुरा लगता है और जंगह्योक के साथ सेरी की नजदीकी देखकर सदान के अंदर जलन पैदा हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि उसका मंगेतर उससे दूर न हो जाए। सदान की सुरक्षा के लिए जंगह्योक फैसला करता है कि वो खुद कार चलाकर सदान को प्योंगयांग वापस छोड़ आएगा। कार के अंदर की बातचीत से साफ पता चलता है कि जंगह्योक की सदान के लिए फीलिंग्स बहुत फीकी और ठंडी हैं। उनकी सगाई सिर्फ माता पिता की पसंद थी और सदान की एक तरफा कोशिश दिखाती है कि एक तरफा प्यार कितना दर्दनाक होता है। ऊपर से सदान की मॉम को अभी भी असलियत नहीं पता होती और वो बस ये सोच रही होती है कि अपने दामाद से मिलने के लिए क्या पहने। वो अपने भाई को भी कड़े आदेश देती हैं कि जंगह्योक को हर हाल में डिनर के लिए घर लाया जाए। नतीजे में जंगह्योक दबाव में सदान के घर डिनर करने पर मजबूर हो जाता है। डिनर के बाद जंगह्योक अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि वो उनकी मर्जी से शादी के लिए तैयार है, लेकिन बदले में चाहता है कि उनके पिता सेरी को नेशनल एथलेटिक्स टीम का सदस्य बनाकर इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए विदेश भेज दें। वो चाहता है कि सेरी खिलाड़ियों के ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया से निकलकर यूरोप के रास्ते साउथ कोरिया वापस चली जाए। उसी वक्त गांव में सेरी जंगह्योक के देर से आने पर बेचैन हो जाती है और घर में रेस्टलेस हो जाती है। यह एहसास दरअसल किसी से दिल लगने और उसके इंतजार का होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सेरी सोचती है कि जंगह्योक आ गया, पर वहां गांव की औरतें आती हैं जिन्हें लगता है कि जंगह्योक सेरी को धोखा दे रहा है। वे खाना और बियर लेकर सेरी का सहारा देने आती हैं और जंगह्योक को बुरा भला कहने में सेरी का साथ देना चाहती हैं ताकि वो उदास न हो। उन औरतों का रिएक्शन इतना जबरदस्त होता है कि सेरी को लगता है कि फैंस का अनफैन होना नफरत करने वालों से भी ज्यादा डरावना है। वो अंदर ही अंदर जंगह्योक की चिंता करने लगती है कि कहीं ये पूर्व प्रशंसक उसे मिलकर खा न जाएं। खासकर कॉमरेड इनाय उसकी इमेज और पोजीशन बर्बाद करने को तैयार होती है। मजबूरी में सेरी अपने और जंगह्योक की एक फर्जी ट्रैजिक लव स्टोरी गढ़ती है और उन औरतों को इमोशनल कर देती है। वो काउहर्ड और वीवर गर्ल की कहानी का हवाला देती है, जो बाद में उनकी मुलाकात का एक इशारा बन जाता है। औरतें चली जाती हैं और सेरी अकेले ड्रिंक करते हुए सुबह तक जंगह्योक का इंतजार करती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वाइन की बोतल से फर्श पर एक 38th पैरेलल लाइन बनाकर जंगह्योक से जवाब मांगती है। जंगह्योक अपना प्लान बताता है और आखिरकार उनके बीच की वो 38 लाइन पार कर लेता है। अब उन्हें प्योंगयांग जाकर सेरी का पासपोर्ट बनवाना होता है, लेकिन प्योंगयांग बॉर्डर जैसा नहीं है, इसलिए शक से बचने के लिए सेरी को अपना लुक बदलना पड़ता है। लुक बदलते वक्त सेरी अपनी जिंदगी में पहली बार वो विनम्र शब्द बोलती है जो उसने कभी नहीं बोला था। मजबूरी में वो गिरवी रखने वाली दुकान पॉन शॉप जाकर अपनी कीमती घड़ी बेचने जाती है, पर उसे नहीं पता था कि वहां चीजें वजन के हिसाब से बिकती हैं। उसकी करोड़ों की लिमिटेड एडिशन घड़ी वहां सिर्फ 25,000 के बराबर निकलती है। फिर भी वो भारी मन से उसे बेचती है और मार्केट की सबसे महंगी ड्रेस खरीद लेती है। नेशनल टीम के साथ भागने वाले इस प्लान की जानकारी जंग मानबोक सुन लेता है और चो च्योल खान को रिपोर्ट कर देता है। चो च्योलगांग को उनके निकलने से पहले उनकी कमजोरी पकड़कर सरकार को डराना होता है।
वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्यो चिसु, पाक क्वांग बम, किम जूमोक और गुम उन दोंग को पकड़कर स्टेट सिक्योरिटी में ले जाता है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और जंगह्योक मजबूर कर देता है कि उसे सबको छोड़ना ही पड़ेगा। रिपोर्ट के ठोस सबूतों की वजह से चो च्योलगांग को हेडक्वार्टर से समन आ जाता है और उसे बेइज्जत होकर जंगह्योक की टीम को छोड़ना पड़ता है। घर जाते समय सेरी देखती है कि कुछ बच्चे मिलकर एक मासूम बच्चे को बुली कर रहे हैं। सेरी कहती है कि बुलिंग हर जगह एक जैसी होती है और वो जाकर उन बच्चों को जमकर डांटती है। वो उस बच्चे को बचाती है और उसे समझाती है कि दुनिया और इंसान का दिल अक्सर काला होता है। वो उसे सिखाती है कि बुली करने वालों से प्यार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अपनी गलती कभी नहीं समझते। वो उसे स्ट्रांगली विरोध करने की सलाह देती है ताकि वो खुद को बचा सके। सेरी की ये बात जंग उतक के बच्चे जंग उपयोग को नई हिम्मत देती है और सेरी की यही दयालुता आगे चलकर चो च्योलगांग को गिराने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्यो चिसु और टीम के साथ हुई मारपीट देखकर सेरी को बहुत बुरा यानी गिल्टी महसूस होता है। वो उन्हें गिफ्ट देना चाहती है पर पैसे न होने की वजह से वो उन्हें बस अपना वही हार्ट जेस्चर देती है। उस हार्ट को देखकर वे सख्त फौजी ऑकवर्ड महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि सेरी इतनी आसानी से प्यार कैसे जता देती है। उनके हिसाब से ये जंगह्योक के साथ धोखे जैसा था और सबसे ज्यादा बुरा जंगह्योक को ही लगता है। वो जलन यानी जेलिस की वजह से सेरी पर बिना वजह गुस्सा निकाल देता है और सेरी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हुआ क्या। वो बुड़बुड़ाता है, ये साला कैपिटलिज्म वाला हार्ट। अगले दिन सेरी और जंगह्योक प्योंगयांग जाने वाली ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन बीच रास्ते में पावर कट की वजह से रुक जाती है और रुकने का समय लगभग 10 घंटे बताया जाता है। जंगह्योक कहता है कि कभी-कभी 16 घंटे भी लग जाते हैं। ये सुनकर सेरी डर जाती है क्योंकि उनके पास कोई खाने पीने का सामान नहीं होता। तभी वो देखती हैं कि लोग ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं। ये ट्रेन स्टॉप ट्रेडर्स होते हैं जो जरूरत का सामान बेचते हैं। रात के वक्त ट्रेन के अंदर की ठंड बाहर से भी ज्यादा होती है, इसलिए लोग बाहर घास के मैदान में आग जलाकर गर्मी लेते हैं। ट्रेडर्स उन्हें गर्म पानी और खाना देते हैं। सेरी जब जंगह्योक से ठंड लगने की बात कहती है तो वो तुरंत उनकी इकोनॉमी क्लास जैसी जगह को बिजनेस क्लास में बदल लेता है। जब सेरी सो जाती है तो जंगह्योक अपना मिलिट्री कोट उतारकर उस पर डाल देता है और उसे अपने कंधे का सहारा देकर एक सुकून भरी नींद देता है। इन प्राइवेट लम्हों में उनका रोमांस और भी गहरा होता जाता है। इस कड़कड़ाती ठंड के संघर्ष को पार कर वे अगले दिन प्योंगयांग पहुंच जाते हैं। आईडी फोटो खिंचवाने के बाद सेरी चाहती है कि जंगह्योक के साथ एक यादगार फोटो ले, पर जंगह्योक मना कर देता है कि उन्हें आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन अपना रूखापन यानी तुसुंदरे दिखाते हुए जंगह्योक सेरी के जाने के बाद चुपके से स्टाफ से एक एक्स्ट्रा फोटो अपने लिए मांग लेता है। स्टूडियो से निकलते ही प्योंगयांग होटल पर गूसुंगजुन सेरी को खींच कर ले जाता है। असल में साउथ कोरिया में सेरी के दूसरे भाई को गूसुंगजुन की लोकेशन मिल गई थी और उसने भारी पैसे देकर उसके आसपास के लोगों को खरीद लिया था ताकि उसे वापस साउथ कोरिया लाया जा सके। गूसुंगजुन को सेरी मिल जाती है और वो समझ जाता है कि सेरी यहाँ क्यों है। वो फैसला करता है कि वो सेरी के जिंदा होने की खबर से उसके भाई यून सीहोंग को ब्लैकमेल करेगा। तभी जंगह्योक देखता है कि एक अनजान आदमी सेरी को लिफ्ट में खींच रहा है। वो तुरंत लिफ्ट का दरवाजा रोककर अंदर घुसता है और गूसुंगजुन को दबोच लेता है। सेरी जब उसे अपना बॉडीगार्ड बताती है तो जंगह्योक को जलन महसूस होती है और वो चुपके से गूसुंगजुन को थोड़ा दर्द देता है जिससे वो चिल्लाने लगता है। लिफ्ट से बाहर निकलकर गूसुंगजुन देखता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो वो सेरी को शाम 7 बजे कैफे में मिलने का बोलकर लिफ्ट में वापस भाग जाता है। अब वहां सिर्फ ऑकवर्ड सेरी और जलने वाला जंगह्योक रह जाते हैं। जंगह्योक बार बार कहता है कि वो बॉडीगार्ड नहीं है, पर उसका हर एक्शन अनजाने में सेरी की हिफाजत ही कर रहा होता है। सेरी कहती है कि यही तो एक बॉडीगार्ड का काम है और जंगह्योक के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में पाक सूचान और टीम लीडर होंग की कड़ी मेहनत रंग लाती है और उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें सेरी का पहाड़ों वाला वो संदेश होता है। आवाज बहुत धीमी होती है, इसलिए वो उसे पहचान के लिए पुलिस स्टेशन भेजते हैं। सेरी के लापता होने के बाद ये पहली असली उम्मीद की किरण होती है जो आगे चलकर सेरी के भाई और भाभी की किस्मत पलटने वाली होती है। गूसंगजुन किलर्स के चेस से जान बचाकर निकल तो आता है, लेकिन एलिवेटर के पास गन लेकर वेट कर रहे चेयरमैन चॉन से वो नहीं बच पाता। उसको होटल की रूफटॉप पर ले जाकर यून सेरी ह्योंग फोन से उसकी पूछताछ करता है और चेयरमैन चॉन गन उसके सर पर टिका कर रखता है ताकि वो भाग न सके। मजबूरी में गूसंगजुन सेरी वाली बात को कार्ड बनाकर यून सेरी ह्योंग से डील करता है और डील का रिजल्ट ये होता है कि यून सेरी ह्योंग के पैसे का हाफ गूसंगजुन आपस करेगा और बाकी हाफ सेरी के जिंदा होने की न्यूज से कवर हो जाता है।
दूसरी तरफ री जोंग ह्योक अभी भी सैरी से गू संग जुन की आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा होता है। सैरी अपने फैमिली बैकग्राउंड से बात स्टार्ट करके गू संग जुन के साथ अपनी एंगेजमेंट तक पहुंच जाती है और कहती है चेबॉल फैमिली में कभी रियल फैमिली फीलिंग नहीं होती, खासकर जब वो गायब हुई होगी तो उसके दोनों भाई शायद खुशी से हंस रहे होंगे। जोंग ह्योक मना करता है और कहता है कि भले ही पहले कितनी भी बातों पर झगड़ा होता रहा हो, पर जब किसी अपने की जिंदगी मौत का सवाल आ जाए तो अक्सर लोगों को अपनी पुरानी बातें याद करके रिग्रेट होता है। क्राइसिस के टाइम जो अपनापन निकल कर आता है शायद वही सबसे ज्यादा रियल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता मुश्किल आते ही टूट ही जाता है। सैरी का दूसरा भाई आगे चलकर ये बात लगभग साबित कर देता है। जब खुद उस पर खतरा आता है तो वो बिना सोचे सैरी की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। हो सकता है पहले उसने थोड़ा ख्याल रखा हो, लेकिन मुश्किल पल आते ही अक्सर लोग सबसे पहले अपनी ही सोचते हैं। उसी वक्त एक औरत कॉफी शॉप के पास से गुजरती है और सैरी और जोंग ह्योक को बात करते देख लेती है। वो बिना देर किए सैलून में बाल बनवा रही से दान को ये बात बता देती है। फिर जोंग ह्योक सैरी को होटल रूम में ले आता है और अंदर जाते ही सबसे पहले पूरा कमरा ध्यान से चेक करता है। रूम में लगे किसी भी लिसनिंग या बगिंग डिवाइस को ढूंढकर निकाल देता है और तुरंत तोड़ देता है ताकि उनकी बात लीक होने का कोई चांस ही न रहे। वैसे भी हिडन कैमरा या रिकॉर्डिंग अक्सर ऐसी ही जगहों पर होती है। इसके बाद दोनों शांत होकर बात करते हैं और तब सैरी कहती है कि वो गू संग जुन से रिक्वेस्ट करेगी ताकि वो किसी तरह उसकी फैमिली तक उसकी खबर पहुंचा दे। फिर सैरी कुछ ऐसा कह देती है जिससे जोंग ह्योक का मूड बिगड़ जाता है। उसकी अजीब सी जेलसी सैरी को कंफ्यूज कर देती है। बाहर निकलते ही सर डान सामने खड़ी होती है। मैसेज मिलते ही वो जोंग ह्योक को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। सैरी भी तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है और ये सीन देखकर सर डान का गुस्सा और भड़क उठता है। सर डान सीधे जोंग ह्योक से कह देती है मुझे अपने कमरे में ले चलो। अंदर ही अंदर सैरी घबरा जाती है। उसे डर होता है कि कहीं गुस्से में सर डान जोंग ह्योक से कुछ कह या कर न दे, लेकिन इतना गुस्सा होने के बाद भी सर डान जोंग ह्योक के बेरुखे और दूरी भरे बर्ताव को बदल नहीं पाती। जबरदस्ती जोड़ी गई भावनाएं अक्सर सिर्फ दर्द ही देती हैं। ये बात सर डान खुद भी अच्छी तरह जानती है। फिर भी वो बस एक बार अपने फियांसे के साथ 2 पल प्यार से बिताना चाहती थी। जोंग ह्योक से छोटा सा बदला लेने के लिए वो पहले से अपनी मॉम से बोलकर जोंग ह्योक के पेरेंट्स को रात का डिनर सेट करवा देती है ताकि जोंग ह्योक सैरी के पास ना रह सके। उदासी के साथ सर डान अकेली रूफटॉप पर थोड़ा माइंड फ्रेश करने चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात गू संग जुन से होती है जो अभी अभी फ्री हुआ होता है। सर डान उसे पोलाइटली कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो ऊपर वाली बिल्डिंग की तरफ चले जाएं ताकि वो थोड़ी देर अकेली रह सके। लेकिन इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान गू संग जुन पहली बार सर डान को लड़के लड़की के इमोशंस और रिलेशनशिप्स के बारे में समझाता है और धीरे धीरे वो उसका एक तरह का इमोशनल एडवाइजर बनने लगता है। दूसरी तरफ सर डान भी गू संग जुन को जिंदगी का मतलब और अपनी सोच समझाती है और धीरे धीरे गू संग जुन के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाती है। आखिर में दोनों पहली बार हाथ मिलाते हैं और प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहीं से उनकी पहली रियल शुरुआत हो रही हो, जैसे उनकी किस्मत यहीं से ऑफिशियली जुड़ गई हो। शाम 7 बजे सैरी टाइम पर होटल कैफे में गू संग जुन से मिलने आती है। ये सीन एग्जैक्टली उसी वक्त सर डान देख लेती है जब वो डिनर के लिए आ रही होती है। सैरी और गू संग जुन का रिश्ता अभी भी वैसे ही होता है और गू संग जुन के सारे झूठ सैरी उसके सामने एक्सपोज कर देती है, जिससे गू संग जुन एकदम ब्लैंक हो जाता है। लेकिन इसी मीटिंग का फायदा उठाकर गू संग जुन और चेयरमैन चॉन चुपके से फोटो लेते हैं और कोरिया में यून सैरी ह्योंग को भेज देते हैं। इससे गू संग जुन के पास अपनी जान बचाने का एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड आ जाता है। री फैमिली और सर फैमिली के डिनर में सबसे ज्यादा प्रेशर सर डान की मां बनाती है। टेबल पर वही बोलती रहती है और जोंग ह्योक और सर डान की शादी लेट होने पर अपनी नाराजगी जताती है। आखिरकार सर डान के फादर डिसीजन ले लेते हैं कि दोनों की शादी नेक्स्ट मंथ के लास्ट सैटरडे को फिक्स होगी। जोंग ह्योक और सर डान फॉर्मली हाँ कह देते हैं, लेकिन जोंग ह्योक का ठंडा सा कहना जब पहले से फिक्स है तो पूरा करना ही होगा सर डान के दिल को चोट पहुंचाता है। जो रिश्ता ऊपर से परफेक्ट लगता है वही अंदर ही अंदर दोनों के लिए दर्द बन जाता है। डिनर के बीच वॉशरूम में सर डान और सैरी आमने सामने आ जाती हैं, जहां उनके बीच एक तीखी सी राइवल फाइट होती है और एंड में सर डान अपर हैंड ले लेती है। सैरी गुस्से और घुटन के साथ कहती है कि नॉर्थ कोरिया आकर उसने पहली बार इतनी सफोकेशन महसूस की और यही उन दोनों का मेन राइवलरी मूवमेंट होता है। इसके बाद गू संग जुन और सैरी होटल से बाहर वॉक पर निकलते हैं, लेकिन सैरी को बिना बताए गू संग जुन अपने फोन पर उनकी बात यून सैरी ह्योंग को लाइव सुनवा रहा होता है ताकि यून सैरी ह्योंग उससे आसानी से नुकसान न पहुंचाए। गू संग जुन को लगता है कि सैरी इतना बुरा इंसान नहीं है, इसीलिए वो एक रिस्क लेती है और उससे कहती है कि मेरी फैमिली को मेरी खबर दे देना। डिनर के बाद जोंग ह्योक उन दोनों को रोड पर साथ वॉक करते देख लेता है और उसके अंदर फिर से जेलसी जाग उठती है। जब वो देखता है कि दोनों अचानक उसकी नजरों से गायब हो गए हैं तो वो घबराकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। उधर सैरी और गू संग जुन रिवर साइड पर जानबूझकर इंग्लिश में बात करके चेकिंग पर खड़े नॉर्थ कोरियन गार्ड्स को कंफ्यूज कर देते हैं और सैरी को यह फील होता है कि नॉर्थ कोरिया भी साउथ कोरिया की तरह इंग्लिश बोलने वालों से थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोंग ह्योक उन दोनों को ढूंढ लेता है और सैरी से कहता है मेरे साथ चलो।
तब जोंग ह्योक को पता चलता है कि सेरी ने गू संग जुन को अपना फोन नंबर दे दिया है ताकि वो कभी भी कांटेक्ट कर सके, और ये बात जोंग ह्योक का मूड और बिगाड़ देती है, जिस वजह से वो काफी कुछ कह देता है। जोंग ह्योक की ये अजीब सी जेलसी सेरी को क्लियरली महसूस करा देती है कि ये बंदा उसे लाइक करने लगा है, और इसी मोमेंट पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री बिल्कुल सामने आ जाती है। इसके बाद दोनों प्योंगयांग के फेमस फ्राइड चिकन और बियर वाले प्लेस पर जाते हैं। सेरी बियर इतनी खुलकर पीती है कि लोग शॉक हो जाते हैं। पीते पीते अचानक पावर कट हो जाता है और जैसे ही लाइट्स वापस आती हैं, बाहर बर्फ गिरती हुई नजर आती है। ये उस साल की पहली स्नोफॉल होती है। कोरिया में माना जाता है कि अगर पहली बर्फ अपने पसंदीदा इंसान के साथ देखी जाए तो प्यार की विश पूरी होती है। थोड़ी इमोशनल होकर सेरी अपना सर जोंग ह्योक के शोल्डर पर रख देती है और धीरे धीरे अपनी परेशानियां बताने लगती है। उसे एहसास होता है कि इन कुछ ही दिनों में वो जोंग ह्योक जैसे केयरिंग और हैंडसम आदमी को पसंद करने लगी है, लेकिन वो ये भी जानती है कि उनका साथ शायद मुमकिन नहीं, इसीलिए अपनी फीलिंग्स छुपा लेती है, और उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जोंग ह्योक भी अंदर से बिल्कुल वही महसूस कर रहा है। दोनों यूं ही एक दूसरे पर लीन करके बैठे रहते हैं और चुपचाप पहली बर्फ को देखते रहते हैं। ये पहली स्नोफॉल उनके रोज के छोटे छोटे लम्हों की भी गवाह बनती है, और ये दिखाती है कि असली प्यार बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी केयर से बनता है। इसीलिए जब फीलिंग्स गहरी हो जाती हैं तो सनराइज हो या सनसेट, हर रोमांटिक पल एक खामोश प्रॉमिस जैसा लगने लगता है। लेकिन इसी वक्त साउथ कोरिया के एक फ्राइड चिकन शॉप में दो लोग सेरी की जिंदगी मौत को लेकर काफी कंसर्न होते हैं, और जैसे ही उन्हें सेरी की जिंदा होने की खबर मिलती है वो खुशी मनाते हैं। टीम लीडर होंग अभी भी यही चाहता है कि उसका स्ट्रिक्ट बॉस सेफ रहे और थोड़ा रेस्ट ले, क्योंकि आखिरकार वो एक इंसान है और जिंदगी में सांस लेना जरूरी होता है। पर सेरी के जिंदा होने की न्यूज सुनते ही यून सेरी ह्योंग बिल्कुल अलग सोचता है। वो नहीं चाहता कि सेरी किसी भी हाल में कोरिया वापस आए। वो प्रेसिडेंट ओ के थ्रू चेयरमैन चॉन और गू संग जुन तक मैसेज भेजता है कि किसी भी कीमत पर सेरी को हमेशा के लिए नॉर्थ कोरिया में ही रोका जाए, लेकिन उसकी जान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। गू संग जुन ये बात आगे जो चेलगांग को लीक कर देता है। जैसे ही जो चेलगांग को पता चलता है कि सेरी थर्सडे को निकलने वाली है, उसका दिमाग तुरंत चल पड़ता है। उसके लिए ये एक डबल फायदा होता है, क्योंकि वो सेरी के जरिए अपना काम भी निकाल सकता है और साथ ही पैसा भी बना सकता है। जो चेलगांग को पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया होता है, लेकिन फिर भी वो उधर से निकल आता है, क्योंकि वो चुपके से हर लेवल पर ऑफिशियल्स को ब्राइब करता रहता है। इंस्पेक्टर के सामने वो बिना डरे बोल देता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के लिए $1 लाख का अपार्टमेंट सेट करवाया था और मेरे पास ब्राइब देने का पूरा प्रूफ है। वो ये भी कहता है कि सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि और भी कई ऑफिशियल्स और सीनियर ऑफिसर्स उससे ब्राइब ले चुके हैं। अगर वो चाहे तो सबको साथ ले डूब सकता है। इसी थ्रेट के जरिए वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाइप करवा लेता है और डिपार्टमेंट से बाहर निकल आता है। इस तरह एक बार फिर बच निकलता है। लेकिन जो चेलगांग का ये कुछ भी कर दूंगा वाला अंदाज आखिरकार उसे सिर्फ एक पॉन बना देता है, क्योंकि कोई भी बड़ा ऑफिसर ये नहीं चाहेगा कि कोई छोटा आदमी उनके खिलाफ सबूत लेकर घूमता रहे, खासकर जब उस आदमी की अपनी औकात भी लिमिटेड हो। उधर सेरी विलेज वापस आकर विमेंस ग्रुप को अलविदा कहती है। जोंग ह्योक के साथ उसकी दर्द भरी लव स्टोरी सुनकर सारी औरतें इमोशनल हो जाती हैं, रो पड़ती हैं और दुआ करती हैं कि सेरी का आने वाला कल बेहतर हो। जो चेलगांग जोंग मैन बॉक को ढूंढ लेता है और कहता है थर्सडे को सेरी की मूवमेंट या रूट की इन्फो भी मांगता है। रात को सेरी और सोल्जर्स घर पर साथ नूडल्स खाते हैं और सेरी के जाने की बात पर छोटी सी सेलिब्रेशन होती है। सेरी प्रपोज करती है कि पिकनिक पर चलते हैं। प्यो चीसू पहले जोर से अपोज करता है, पर पिकनिक वाले दिन वही सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है क्यूट सा पिगलेट देखकर। सेरी को उससे खाना बुरा लगता है तो वो सोल्जर्स को कहती है रिवर से क्रैब्स पकड़ो। सेरी पिगलेट के साथ बैठकर प्यो चीसू और सबको पानी में मस्ती करते देखती है और फिर सब मिलकर क्रैब फीस्ट करते हैं। पेट भरने के बाद सोल्जर्स सेरी के लिए फेयरवेल सेरेमनी रखते हैं। सेरेमनी का मेन पार्ट होता है प्यो चीसू का फेयरवेल स्पीच, जो कि होते हैं ताने पर अंदर से वार्म विशेस भी होती हैं। पिकनिक में जोंग ह्योक नजर नहीं आता, क्योंकि वो इंजीनियर यूनिट में अपनी मोटरसाइकिल रेडी कर रहा होता है और वेपन स्टोर हाउस से जरूरी इक्विपमेंट कलेक्ट करता है। वो पार्क क्वांग बॉम्ब को अरेंज करता है कि थर्सडे को कार चलाकर सेरी को एयरपोर्ट ड्रॉप करे और जोंग ह्योक पीछे से सीक्रेटली फॉलो करेगा। वर्स्ट केस के लिए लगता है जैसे वो पहले से हर चीज के लिए अलर्ट था। टाइम फिर से आता है जब सेरी को विदा करना होता है। सेरी को पता चलता है जोंग ह्योक खुद उसे एयरपोर्ट ड्रॉप नहीं करेगा। सेरी का दिल टूट जाता है, क्योंकि शायद अब दोनों कभी न मिल पाए। दोनों एक दूसरे को देखता देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में प्यार भरा जाता है। सेरी कहती है शायद तुम नहीं पर मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, पर बॉर्डर्स और आइडेंटिटी का गैप उन्हें मजबूर करता है कि फीलिंग्स अंदर ही दबा दें। जो हैंडशेक हग नहीं बन पाता वही इस वक्त का सबसे क्रूअल गुड बाय होता है। वायर टैप कर रहा जोंग मैन बॉक उनके इमोशंस देखकर रो पड़ता है। वो इमोशनली हिल जाता है, पर फिर भी वो सेरी के निकलने की न्यूज जो चोलगंग को दे देता है, क्योंकि उसकी फैमिली चोलगंग के कंट्रोल में होती है। एयरपोर्ट जाने वाले रोड पर जोंगह्योक का सबसे बड़ा फियर सच हो जाता है। खाली रोड पर 2 आर्मर ट्रक्स आ जाते हैं। एक ट्रक सेरी वाली कार के पीछे चेज करता है और एक आगे से ब्लॉक करता है, ताकि दोनों मिलकर सेरी और पाक क्वांग बम को सैंडविच कर दें और कार को डिस्ट्रॉय कर दें।
बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट पर जियोंग ह्यक मोटर बाइक पर पीछे से आता है और ट्रक से फाइट स्टार्ट कर देता है। वो एक ट्रक को रोक लेता है पर दूसरे को टाइम पर नहीं रोक पाता। जब लगता है सेरी और पाक क्वांगबम को ट्रक कुचल देगा, जियोंग ह्यक अपनी बाइक ट्रक के आगे फेंक कर उसको डिले करता है, फिर गन से ट्रक पर रखे ग्रेनेड को हिट करता है। एक्सप्लोजन से लास्ट ट्रक भी रुक जाता है, लेकिन अटैकर्स गिव अप नहीं करते। वो गन लेकर बाहर आते हैं और जियोंग ह्यक और सेरी पर स्नीक अटैक करते हैं। सेरी को बचाने के लिए जियोंग ह्यक अपना बॉडी शील्ड बना लेता है और बुलेट्स ले लेता है। हेवी इंजर्ड होके भी वो लास्ट शॉट मारकर अटैकर को गिरा देता है। अब सेरी के सामने चॉइस होती है, प्यार या घर, और सेरी घर का ऑप्शन छोड़ देती है। वो गाड़ी चलाकर इंजर्ड जियोंग ह्यक और पाक क्वांगबम को हॉस्पिटल ले जाती है। जब रोड ब्लॉक्स दिखें तब भी वो बैरियर तोड़कर निकल जाती है और दोनों को सारीवन हॉस्पिटल पहुंचा देती है। हॉस्पिटल को जियोंग ह्यक का इमरजेंसी ऑपरेशन करना होता है, पर ब्लड स्टॉक कम होता है और पता चलता है जियोंग ह्यक ओ टाइप है। सेरी जो खुद ओ टाइप होती है तुरंत ब्लड डोनेट करती है ताकि जियोंग ह्यक की जान बच जाए, और ब्लड डोनेशन की वजह से सेरी का कोरिया वापस जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। जो चोलगंग को पता चलता है उसके आर्मर ट्रक्स डिस्ट्रॉय हो गए और उसके लोग मर गए, वो तुरंत समझ जाता है ये जियोंग ह्यक का काम है। वो पावर यूज करके जियोंग ह्यक की लोकेशन ढूंढना स्टार्ट करता है और वेपन स्टोर हाउस से भी कंफर्म करवाता है जियोंग ह्यक ने कौन से वेपन्स इशू करवाए। वो जियोंग ह्यक के फैमिली को गिराने का कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता। सर्जरी के बाहर वेट करते हुए सेरी को जियोंग ह्यक के कपड़ों में वो फोटो मिल जाती है जो जियोंग ह्यक ने छुपा कर रखी होती है। तब सेरी को पता चल जाता है जियोंग ह्यक भी उससे लाइक करता है और उसके आंसू रुकते नहीं। सेरी ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि फॉरेन लैंड में उसे सच्चा प्यार मिलेगा। डॉक्टर्स की मेहनत से जियोंग ह्यक का ऑपरेशन सेफली हो जाता है, पर ब्लड लॉस की वजह से वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस रहेगा। डॉक्टर सेरी को कहते हैं तुम उससे बात करती रहो ताकि वो जल्दी होश में आए, और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का रिस्क अवॉइड करना होगा। सेरी, जो ऐसे सीन की आदत नहीं रखती, वो जियोंग ह्यक को उन दोनों के साथ बिताए हर मोमेंट सुनाती रहती है। वो कहती है किसी ने तुम्हारी तरह मेरा साथ नहीं दिया, तुम्हारी तरह प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो चीजें तुमने प्रॉमिस भी नहीं की थी वो भी तुमने पूरी कर दी। सेरी कहती है कि वो हमेशा से अकेली रही है, उसे प्यार करना भी नहीं आता था, इसीलिए वो कभी समझ ही नहीं पाई कि प्यार होता क्या है। लेकिन जियोंग ह्यक के साथ वक्त बिताते बिताते वो धीरे धीरे उसके लिए एक खास इंसान बन गया। उधर जियोंग ह्यक के सपने में स्विट्जरलैंड वाला सीन आता है, जब उसे अपने भाई की मौत की खबर मिली थी और उसने आखिरी बार पियानो बजाया था। उस पल वो पहली बार पूरी तरह टूट गया था, जैसे किस्मत ने पहले से ही इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का रास्ता तय कर रखा हो। और शायद भाई को खोने का दर्द ही वजह था कि जियोंग ह्यक अब किसी और अपने को खोना नहीं चाहता। जियोंग ह्यक धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है कि सेरी, जो प्रॉमिस के मुताबिक सेफ निकल जाने वाली थी, अभी भी यहीं है। घबराहट और टेंशन में वो सेरी से कुछ ऐसी बात कह देता है जो उसे बहुत चुभ जाती है, और सेरी आंसुओं के साथ वार्ड से बाहर निकल जाती है। एक शांत सी जगह पर जाकर चुप चुप कर रोती है। तब डॉक्टर आकर जियोंग ह्यक को बताता है कि सेरी ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई, और कोमा के दौरान भी डर के बावजूद वो अकेली उसके पास बैठी रही। ये जानकर जियोंग ह्यक अपनी फीलिंग्स और ज्यादा देर तक दबा नहीं पाता। वो सेरी को ढूंढने निकल पड़ता है और उस पल दुनिया की सारी टेंशन भूलकर सिर्फ अपने प्यार को चुन लेता है। बारिश में भीगते हुए वो सेरी को प्यार से किस करता है, बिना रुके उसे अपने जज्बात दिखा देता है और अपने दिल की उलझन साफ कर देता है। अगले दिन तक नर्सेज भी उनकी लव स्टोरी देखकर थोड़ी जेलस हो जाती हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया का माहौल काफी कंजर्वेटिव क्यों ना हो। इसी बीच जो चेओल गैंग जियोंग ह्यक के वेपन्स रिकॉर्ड्स निकाल लेता है और कंफर्म कर लेता है कि गन फाइट जियोंग ह्यक ने ही की थी। वो समझ जाता है कि जियोंग ह्यक इंजर्ड है और किसी हॉस्पिटल में छुपा हुआ है, इसलिए वो स्टेट सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखता है और शूटिंग स्पॉट के आसपास के सारे मेडिकल सेंटर्स चेक करने का ऑर्डर देता है। आखिरकार ये कंफर्म हो जाता है कि जियोंग ह्यक सारीवॉन हॉस्पिटल में है, और जो चेओल गैंग तुरंत फोर्स भेजकर उसके अरेस्ट का हुक्म दे देता है। उधर गांव में सर डान अपनी मां के साथ आ जाती है। गांव की औरतें और पीपल्स यूनिट चीफ पहले सेरी के लिए स्टैंड लेने का डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि इन मदर डॉटर को दिखाया जाए कि उनके गांव की औरतें कमजोर नहीं हैं। लेकिन जैसे ही सर डान की मां अपने साथ लाए स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स निकालती हैं, पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो लोग अभी तक पूरे जोश में थे वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं और गुस्सा छोड़कर खुशी खुशी माँ बेटी को अपार्टमेंट्स दिखाने ले जाते हैं। गांव के लोग अपार्टमेंट्स का यूज देखकर सर डान और उसकी माँ दोनों ही शॉक हो जाती हैं। शहर में जहां फ्रिज सिर्फ खाना रखने के काम आता है, यहां उसे अलमारी बना दिया जाता है। टॉयलेट बकरी रखने के काम आ रहा होता है और बालकनी में बिना किसी हिचकिचाहट के मुर्गियां पाली जा रही होती हैं। इतनी अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन देखकर सर डान बहाना बना लेती है और कहती है कि उसे जियोंग ह्यक को देखना है, और वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। जियोंग ह्यक के घर के पास सर डान एंटर करने से पहले अपनी अपीयरेंस सेट कर रही होती है और गू सुंगजुन उसे देख लेता है। गू सुंगजुन असल में इसलिए आया होता है क्योंकि चेयरमैन चेओन सेरी को ट्रैक नहीं कर पा रहा होता। गू सुंगजुन ने योन से ह्यूंग से प्रॉमिस
प्रॉमिस किया होता है कि सेरी कोरिया वापस न जाए, पर वो नहीं चाहता कि जो चेओल गैंग सेरी की जान ले। इसलिए वो जोंग ह्युक के घर आता है ताकि कुछ क्लू मिल सके और देख सके कि क्या चल रहा है। गू सुंगजुन सरडान की तारीफ करता है और कहता है कि खुले बाल उस पर ज्यादा अच्छे लगते हैं। सरडान थोड़े नखरे के साथ समझ नहीं आया जैसा रिएक्शन देती है और साइड हो जाती है, लेकिन इस छोटी सी बात से ही दोनों के बीच की इंटरेक्शन धीरे धीरे मजेदार बनने लगती है और जज्बात भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर गू सुंगजुन सरडान को नाइंगम्योन खाने का इनविटेशन देता है और नूडल्स खाते खाते दोनों सच में एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। गू सुंगजुन सेकेंड टाइम सरडान को इमोशंस समझाता है। हर इंटरेक्शन से लगता है एंड में यही दोनों एक कपल बनेंगे। हॉस्पिटल में वापस आते हैं। जोंग ह्युक सेरी को कहता है रात को ठंड होगी, बेड पर मेरे साथ सो जाओ। वो सेरी को बेड शेयर करने को बोलता है, पर सेरी के सो जाने के बाद जोंग ह्युक चुपके से उठकर पूरी बेड सेरी को दे देता है। जोंग ह्युक का सेरी को देखने का तरीका बिल्कुल क्लियर करता है कि वो कितना प्यार करता है। अगले दिन सेरी चुपके से गू सुंगजुन को कॉल करती है और पूछती है क्या मेरे डैड से कांटेक्ट हुआ। गू सुंगजुन फोन पर कुछ क्लियर नहीं बताता, बस सेरी की लोकेशन मांगकर कहता है मिलके बात करते हैं। कॉल कट होते ही सेरी देखती है जो चेओल गैंग सोल्जर्स के साथ हॉस्पिटल आ गया। सेरी फ्रीज हो जाती है और चुपके से फॉलो करके सिचुएशन देखना चाहती है। जो चेओल गैंग आते ही जोंग ह्युक से पूछता है तुमने साउथ कोरियन स्पाई को शेल्टर क्यों दिया और इंजीनियर यूनिट के सोल्जर को शूट क्यों किया। जोंग ह्युक हर बात का जवाब एविडेंस से दे देता है। जो चेओल गैंग गुस्से में जोंग ह्युक को जबरदस्ती उठाकर इंटेरोगेशन में ले जाना चाहता है, तब बाहर से एक आवाज आती है और जो चेओल गैंग का रंग उड़ जाता है। जोंग ह्युक के पता जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर खुद हॉस्पिटल आ जाते हैं। जो चेओल गैंग को एम्बैरेसमेंट होती है और वो ट्रूप्स के साथ निकल जाता है। वार्ड में जोंग ह्युक अपने पिता के टफ क्वेश्चंस फेस करता है। ये ड्रामा का पहला मोमेंट होता है जहां हाई ऑफिशियल फैमिली का प्रेशर दिखाया जाता है। पिता बोलता है कि हाई पोजीशन पर रहकर फैमिली को हमेशा केयरफुली जीना पड़ता है, इसलिए घर वाले भी हमेशा संभल कर रहते हैं और फिर भी मैंने एक बेटा खो दिया, इसलिए अब और केयरफुल रहना पड़ता है। डायरेक्टर के आते ही पूरा हॉस्पिटल बज करने लगता है। सब जोंग ह्युक की आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। सेरी जो चुपके इन्फो लेने की कोशिश कर रही होती है, वो देखती है सरडान की मां को लेकर वार्ड की तरफ भाग रही होती है। सेरी रैंडम एक गर्ल को कवर बना लेती है। गर्ल चिल्लाने वाली होती है, पर सेरी नोटिस कर लेती है गर्ल बीटीएस का एमवी देख रही है और इसी चीज से सेरी उस मोमेंट से बच जाती है। सेरी की फ्लुएंट सोल एक्सेंट और उसका कूल स्टाइल गर्ल को सेरी पर एक क्रश जैसा हो जाता है। गर्ल अपनी बीटीएस फैन आइडेंटिटी कन्फेस करती है और सेरी से पूछती है तुम किसकी फैन हो। वो पूछती रहती है। सेरी कामली बोलती है मैं जोंग ह्युक की डाई हार्ड फैन हूं। उधर गू सुंगजुन आते ही सेरी को किसी भी नई मुसीबत से बचाने के लिए चुपचाप अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल से निकाल लेता है और क्वाइटली ले जाता है। वार्ड में सरडान की मां पहुंचते ही वो सबसे पहले जोंग ह्युक को देखकर तसल्ली करती है, कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, हाथ पैर ठीक तो है। इसी दौरान सरडान की नजर जोंग ह्युक की यूनिफॉर्म पर पड़े सेरी के सिले हुए छोटे से दिल पर पड़ जाती है। मां के जाते ही सरडान का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो सीधा जोंग ह्युक से पूछ बैठती है कि असल में चल क्या रहा है और जोंग ह्युक बिल्कुल शांत लहजे में कह देता है कि वो सेरी से प्यार करता है। सरडान खुद को संभालते हुए कहती है कि शायद तुम सिर्फ शादी फिक्स होने की वजह से कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि हमारे बीच कभी वो दिल धड़कने वाला एहसास आया ही नहीं। इसीलिए वो मान ही नहीं पाती कि जोंग ह्युक सच में सेरी से प्यार करता है। उसके लिए ये एक गलत जगह पर पैदा हुई फीलिंग्स और उनकी पॉलिटिकल शादी का टूटना लगता है। विला में सेरी वापस जाती है। वहां गू सुंगजुन बोलता है उसने फॉरेन कॉन्टैक्ट से सेरी की फैमिली तक बात पहुंचा दी, पर कुछ रीजंस की वजह से सेरी अभी ओपनली कोरिया रिटर्न नहीं कर सकती। गू सुंगजुन फैमिली का कंसर्न भी बताता है और कहता है राइट टाइम पर सीक्रेटली कोरिया भेज दूंगा। वो बोलता है फैमिली ने शेयर होल्डर्स मीटिंग तक पोस्टपोन कर दी, पर कोरिया में सेरी का पिता शेयर होल्डर्स मीटिंग कर रहा होता है और दुनिया के सामने सेरी की डेथ अनाउंस कर देता है और कंपनी पावर का फाइनल कंट्रोल योन से ह्यूंग को दे देता है। जोंग ह्युक को सेरी से दूर करने के लिए सरडान वेडिंग ड्रेस कस्टमाइज करना स्टार्ट कर देती है। वो तुरंत ब्राइडल शॉप चली जाती है। वहां फॉरेन मैगजीन में सरडान को सेरी की रियल आइडेंटिटी का शॉक मिलता है और उसे समझ आ जाता है जोंग ह्युक आगे गया तो एंड कितना डेंजरस होगा। वो मैगजीन में सेरी वाली फोटो का पेज फाड़ देती है और बिना वक्त गवाए भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन वहां देखती है कि जोंग ह्युक हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयारी कर चुका होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सेरी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है। अपनी अथॉरिटी का यूज करके जोंग ह्युक तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देख लेता है कि सेरी गू सुंगजुन की गाड़ी में बैठकर वहां से निकली है।
इसके बाद सर डान की मां से गू सुंगजुन की अंदाजन लोकेशन निकाल लेता है और इसी पल जोंग ह्योक अपने मन में पक्का फैसला कर लेता है कि उसे सेरी को हर हाल में वापस लाना होगा। सर डान उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कहती है मैं स्टेट सिक्योरिटी को रिपोर्ट कर दूंगी, पर फिर भी जोंग ह्योक नहीं रुकता। सर डान गुस्से में फोन बूथ तक जाती है रिपोर्ट करने, दीवार पर कंप्लेंट नंबर देखती है, पर लास्ट मोमेंट पर वो रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि उसका दिल अब भी मानता है जोंग ह्योक शायद उससे भी प्यार करता होगा। विला में सेरी गू सुंगजुन का फोन उठाकर जोंग ह्योक को कॉल करना चाहती है ताकि अपनी पूरी सिचुएशन समझा सके, पर गू सुंगजुन उसे रोक देता है। वो सेरी को साफ साफ समझाता है कि जोंग ह्योक पहले ही खतरे में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सेरी को प्रोटेक्ट किया और अब सिंपल सी सफाई देने से बात नहीं संभलेगी। अगर सेरी दोबारा जोंग ह्योक से कांटेक्ट करेगी तो उस पर और भी बड़ा संकट आ सकता है, यहाँ तक कि वर्स्ट केस में जोंग ह्योक की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सोचकर सेरी मन बना लेती है कि उसे जोंग ह्योक से अपना रिश्ता तोड़ देना होगा। गू सुंगजुन के लिए इसके पीछे एक वजह योन से ह्योंग से किया गया वादा होता है और एक छोटी सी वजह यह भी होती है कि वो सर डान की शादी को किसी भी हाल में पूरा होते देखना चाहता है। नेक्स्ट डे सर डान गू सुंगजुन से मिलती है और फिर सेरी की आइडेंटिटी कंफर्म करवाती है। गू सुंगजुन बिना घूमे सब सच बोल देता है और सर डान को रिपोर्ट करने से भी रोक देता है क्योंकि सर डान की सिंपल सोच गू सुंगजुन जैसे एक्सपर्ट के सामने कुछ नहीं। गू सुंगजुन विला वापस आता है। सेरी गू सुंगजुन और चेओन को बिठाकर मीटिंग करवाती है और डिमांड करती है दोनों एक एक प्लान दो, मुझे जल्दी कोरिया कैसे भेजना है। चेओन के प्लान्स वही पुराने रिस्की तरीके होते हैं। सेरी सीधा डांट देती है उसको। गू सुंगजुन प्लान देता है सेरी मेरे साथ फेक मैरिज कर लो, फिर ब्रिटिश रेजिडेंसी रूट से यूरोप जाओ और वहां से कोरिया। सेरी फेक मैरिज एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो रूम में जाकर इस आइडिया को डाइजेस्ट करने लगती है। रात को जोंग ह्योक फाइनली सेरी की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। वो अकेला स्टेल्थी तरीके से विला में घुस जाता है और मेन पावर कट करता है और इंजर्ड बॉडी के साथ गार्ड्स को एक एक करके गिराता है। जोंग ह्योक को ऐसे देखकर सेरी भागकर उसके पास जाना चाहती है, पर गू सुंगजुन फिर समझाता है कि दोनों की आइडेंटिटी उन्हें बहुत डेंजर में डाल देगी। वो ये भी बोल देता है कि सर डान को सेरी की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है। सर डान को पता चलने वाली बात भी बोल देता है, इसलिए सेरी का डिसीजन और हार्ड हो जाता है कि उसे जोंग ह्योक को छोड़ना होगा। पर सेरी जोंग ह्योक को बाहर फाइट्स में छोड़ नहीं सकती। सेरी गेट पर निकलकर जोंग ह्योक से मिलती है। जोंग ह्योक का ध्यान बस सेरी की सेफ्टी पर होता है, पर सेरी नहीं चाहती जोंग ह्योक उसके लिए और रिस्क ले। मजबूरी में सेरी बोल देती है मैंने गू सुंगजुन के शादी वाले प्लान को हाँ कर दी और गू सुंगजुन ने मुझे प्रपोज किया है। सेरी कहती है अब हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। सेरी बोलती है हमारा पहले कोई कनेक्शन था ही नहीं, इसलिए हमारे बीच प्यार पॉसिबल नहीं। पर सेरी के आंसू जंग ह्योक को समझा देते हैं ये सब एक्सक्यूज है। फिर भी सेरी को और उलझन में ना डालने के लिए जंग ह्योक प्रिटेंड करता है जैसे वो समझ गया और सेरी को फोर्स नहीं करता। वो अकेला क्वाइटली चला जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करके भी साथ नहीं रह सकते। ये दर्द बहुत बड़ा होता है। ये दर्द सच में आदमी को तोड़ देता है। सेरी इंजर्ड जंग ह्योक को अकेला स्नो में जाते नहीं देख पाती। वो गू सुंगजुन की कार लेकर जंग ह्योक को ढूंढने निकल जाती है ताकि उसे सेफ जगह ड्रॉप कर सके। मिलते ही जंग ह्योक अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं करता और सेरी को टाइट हक कर लेता है। कार में बैठकर भी सेरी बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, पर किस्मत जैसे उन्हें अलग ही नहीं होने देती। सेरी कार स्टार्ट करती है तो कार डेड हो जाती है। मजबूरी में दोनों एक अबैंडन्ड स्कूल में रुकते हैं। अंदर हीटर जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं और बातचीत के दौरान उनके बीच की सारी गलतफहमियां धीरे धीरे साफ हो जाती हैं। सेरी को यह पता चलता है कि वो जंग ह्योक की पहली मोहब्बत है और सेरी जो खुद को प्यार का एक्सपर्ट समझती थी थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं उसने अनजाने में जंग ह्योक के जज्बातों के साथ खेल तो नहीं किया। सर्द रात में हीटर के सामने बैठे बैठे दोनों जज्बाती तौर पर और ज्यादा करीब आ जाते हैं। उधर जो चेओलगांग रिश्वत के जरिए एक और भी ज्यादा ताकतवर अफसर तक अपनी पहुंच बना लेता है, सेंट्रल कमिटी के मिलिट्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तक, जो पहले से ही जंग ह्योक के पिता को गिराना चाहता होता है ताकि डायरेक्टर की कुर्सी खुद हासिल कर सके। जो चेओलगांग कहता है कि उसके पास डायरेक्टर के बेटे के जुर्मों के सबूत हैं। अगर उन पर स्पाई का टैग लगा दिया गया तो डायरेक्टर को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मिनिस्टर इस बात से थोड़ा ललचा जाता है और जो चेओलगांग को अपना हल्का सा सपोर्ट दे देता है। सपोर्ट मिलते ही जो चेओलगांग रात भर सोल्जर्स के साथ सारीवन अरेस्ट के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे खबर मिलती है कि जंग ह्योक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुस्से में वो हॉस्पिटल डायरेक्टर पर बंदूक तानकर पूछता है अचानक डिस्चार्ज क्यों। तब सीसीटीवी फुटेज दिखाकर डायरेक्टर बताता है कि सेरी को गू संगजुन अपनी गाड़ी में ले गया था। ये सुनकर जो चेओलगांग हंसी में बोल पड़ता है जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो खुद ही मेरे हाथ लग गया। गहरी रात को गांव में जोंग मनबोक अकेला घर के बाहर बैठकर शराब पी रहा होता है। जब उसकी पत्नी पूछती है तो उसका सारा दुख बाहर आ जाता है। वो बताता है कि उसका असली काम वायर टैपर का है, जहां स्टेट के ऑर्डर पर उसे फ्रंटलाइन ऑफिसर्स की बातें चुपके से सुननी पड़ती हैं। जो चेओलगांग जंग मनबोक को री मू ह्योक पर नजर रखने के लिए मजबूर कर देता है।
इसी प्रेशर के चलते जंग मनबोक अनजाने में री मू ह्योक की मौत का जरिया बन जाता है। री मू ह्योक गांव का वो अकेला इंसान था जो उसका राज जानता था, फिर भी उसकी इज्जत करता था। एक बार उसने जंग मनबोक को पिटाई से बचाया था और उसके बच्चे के जन्म के वक्त भी मदद की थी, लेकिन आखिरकार जंग मनबोक उसी इंसान को मरवा बैठता है और इसी गुनाह के बोझ के साथ वो हर रोज जिंदा रहता है। अब जो च्योलगांग फिर उसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाकर जंग ह्योक को वायर टैप करवा रहा है और जंग ह्योक री मू ह्योक का रियल ब्रदर है। जंग मनबोक को लगता है मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते और मैं उन दो भाइयों को बर्बाद कर रहा हूं जो मुझे रिस्पेक्ट करते थे। ये दर्द उसे तोड़ देता है। इससे दिख जाता है जंग मनबोक अंदर से अच्छा इंसान है। सुबह सर डान जंग ह्योक के घर जाती है। वो सेरी को यूज करके जंग ह्योक की फैमिली को रिपोर्ट नहीं करती, बल्कि सेरी का पूरा मैटर जंग ह्योक के पिता को बता देती है और होप करती है फादर इंटरफेयर करे ताकि जंग ह्योक गलत रास्ते से वापस आ जाए। उधर जो च्योलगांग फौज के साथ गू संगजुन के विला पर सेरी को ढूंढने के लिए रेड करता है। वो गू संगजुन से सीधा कह देता है, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारा पैसा भी मेरे लिए बस एक इस्तेमाल की चीज है, इसलिए मेरे प्लान के बीच में मत आना। गू संगजुन के लिए ये डील वैसे ही बेइज्जती भरी होती है। एक तरफ उसे पैसे भी देने पड़ते हैं और दूसरी तरफ धमकियां भी झेलनी पड़ती हैं। किस्मत से अच्छी बात यह होती है कि सेरी वापस विला नहीं आती। वो जंग ह्योक के साथ एक ट्रक में लिफ्ट लेकर चुपचाप गांव लौट जाती है। उधर सर डान घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मां हैंगओवर के बाद आखिरकार होश में आ चुकी होती हैं। मां को धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगता है कि सर डान और जंग ह्योक के बीच कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वो जानबूझकर जंग ह्योक के घर प्यो चेसू और उसकी पूरी टीम को डिनर पर इनवाइट करती हैं ताकि उनसे बातों बातों में कुछ निकलवा सकें। डिनर के दौरान वो प्यो चेसू को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लेती हैं और उसे बार बार ड्रिंक पिलाती रहती हैं। कुछ ड्रिंक्स के बाद प्यो चेसू सच में सेरी और जंग ह्योक से जुड़ी काफी बातें बोल देता है, चाहे बाकी लोग उसे इशारे करके चुप रहने को कह रहे हों। वो यहां तक बोल देता है, नोट डाउन कर लो, भूलना मत। लेकिन जैसे ही सर डान की मां थोड़ी सोबर होती हैं, वो सब कुछ भूल जाती हैं, हत्ता कि हाथ पर लिखा हुआ भी उन्हें समझ नहीं आता। इस तरह पूरी कोशिश का नतीजा 0 निकलता है। किस्मत से अच्छी बात यह होती है कि मां को कुछ याद नहीं रहता, वरना सर डान को सारी सच्चाई पता चल जाती और मामला और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता। इसी बीच सर डान को यह भी समझ आता है कि उसकी मां चाहे थोड़ी गूफी क्यों ना हो, पर अंदर से उससे बहुत प्यार करती है और सिर्फ उसकी खुशी चाहती है। मां बेटी का ये फनी और इमोशनल बॉन्ड ही सबसे कीमती होता है। उधर जब जंग मनबोक को पता चलता है कि जंग ह्योक और सेरी दोनों सेफली गांव वापस आ गए हैं, तो उसका दिल सच में खुशी से भर जाता है। इसी बीच जो च्योलगांग का फोन आता है अपडेट के लिए, लेकिन पहली बार जंग मनबोक रेजिस्टेंस चूज करता है। वो जानबूझकर जंग ह्योक के वापस आने की कोई भी इंफॉर्मेशन जो च्योलगांग को नहीं देता। विलेज की औरतें सेरी को देखकर बताती हैं कि सर डान और उसकी मां पास ही के एरिया में अपार्टमेंट खरीदने आई थी, पर सेरी कामली कह देती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा दिन यहां रुकने वाली नहीं है। इसलिए सेरी डिसाइड करती है कि जाने से पहले विमेंस ग्रुप को कुछ गिफ्ट देकर जाएगी। कॉमराड डिनाय पहले मना करती है और कहती है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए। तब सेरी अपना हाथ उठाकर एक महंगी डायमंड रिंग दिखाती है और कहती है कि वो इस रिंग को पॉन शॉप में बेचकर कैश निकालेगी। रिंग की वैल्यू और इंपॉर्टेंस पर पूरा लेक्चर दे देती है, लेकिन पॉन शॉप का ओनर सीधा बोल देता है कि उसके पास टोटल सिर्फ 1,40,000 वॉन ही है। वो इतनी महंगी रिंग अफोर्ड नहीं कर सकता और वैसे भी यहाँ डायमंड रिंग खरीदने कोई नहीं आता। ओनर सजेस्ट करता है कि बेल्ट, कपड़े, हेयर आइटम्स या फिर खाने पीने की चीजें बेचना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। आखिर में पीपल्स यूनिट चीफ चुपके से पॉन शॉप के ओनर को बोल देता है कि सेरी थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है, बस थोड़ा एडजस्ट कर लो। तब जाकर रिंग सेल हो पाती है। उस पैसे से सारी विमेन अपनी अपनी पसंद के गिफ्ट्स चूज कर लेती हैं और जो पैसे बच जाते हैं उनसे सेरी पॉन शॉप से एक क्लासी सी वॉच खरीद लेती है जंग ह्योक को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए। ट्विस्ट ये होता है कि यही वॉच जंग ह्योक ने कभी अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से अपने भाई री मू ह्योक को गिफ्ट की थी और री मू ह्योक का एक और इंपॉर्टेंट एविडेंस भी इसी वॉच के अंदर छुपा हुआ होता है। इस बात को याद रखना, आगे इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वॉच लेकर सेरी खुशी खुशी जंग ह्योक के घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में 2 अनजान लोग उसे अचानक किडनैप कर लेते हैं और जंग ह्योक के लिए खरीदी हुई वो वॉच वहीं नीचे गिर जाती है। किडनैपर सेरी को जबरदस्ती कहते हैं कि जंग ह्योक को कॉल करो और बोलो मेरी फैमिली मुझे कोरिया लेने आ गई है। जैसे ही जंग ह्योक कॉल रिसीव करता है, वो तुरंत सेरी की लोकेशन ट्रेस करने लगता है, लेकिन कॉल अचानक एक गनशॉट आवाज के साथ कट जाती है। सेरी को ढूंढते हुए री जंग ह्योक को अचानक कॉमराड इनाय का फोन आता है। वो घबराए हुए बोलती है कि स्टेट सिक्योरिटी यानी बोईवू के लोग उसके घर की तलाशी ले रहे हैं और लगता है वो सेरी को ही ढूंढ रहे हैं। इनाय उसे कहती है जल्दी घर आ जाओ। जैसे ही जंग ह्योक भागते हुए घर पहुंचता है, उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए टोमेटो प्लांट के पॉट पर पड़ती है। वो पॉट उठाने ही वाला होता है कि अंदर से चो च्योलगांग निकलकर सामने आ जाता है। चो च्योलगांग सीधा जंग ह्योक से सेरी का पता पूछता है और अकड़ के कहता है कि सेरी ही वो सबसे बड़ा सबूत है जिससे जंग ह्योक के पूरे फैमिली को बर्बाद किया जा सकता है। वो ठंडे लहजे में बोलता है, मैं सेरी से सबसे क्रूएल तरीके से पूछताछ करवाऊंगा।
उसकी हर बात जंग यॉक के दिल पर सीधा वार करती है और जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो जंग यॉक गुस्से में आकर सीधा एक पंच मार देता है। वो चाहता है कि इसी वक्त चो च्योलगांग को अच्छे से पीट दे, लेकिन तुरंत उसके सोल्जर्स जंग यॉक को पकड़ लेते हैं और उल्टा उसे ही मारना शुरू कर देते हैं। चो च्योलगांग खुद आगे बढ़कर जंग यॉक के हाथों में हैंडकफ्स पहना देता है और कहता है कभी तुम्हारा टाइम था, कभी मेरा टाइम हमेशा बदलता रहता है, और फिर टॉन्ट करता है अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। उधर होश में आती सेरी देखती है कि उसे बंद कमरे में कैद करके रखा गया है और सामने लगा सीसीटीवी कैमरा लाइव उसकी हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा होता है। प्यो चिसू और बाकी सोल्जर्स जेल में जंग ह्योक से मिलने आते हैं। जंग ह्योक उनसे शांत पर सीरियस टोन में कहता है कि उन्हें 2 काम करने हैं। पहला, किसी भी तरह सर डान से कांटेक्ट करवाना, और दूसरा ऐसा सीन क्रिएट करना जैसे एक्सीडेंटली पूरी यूनिट को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चल जाए, यानी ये बात फैल जाए कि वो जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो डायरेक्टर का बेटा है। जंग ह्योक चाहता है कि ये सच इतना फैल जाए कि गांव तक को पता चल जाए, ताकि इस आइडेंटिटी का यूज करके सिचुएशन में थोड़ा एडवांटेज मिल सके। जल्दी ही प्यो चिसू के मैसेज पर सर डान जेल आ जाती है। सर डान खुद भी अंदर से दुखी होती है। उसे यकीन नहीं होता कि जंग ह्योक पहली बार खुद मिलने को बोल रहा है, और वो भी जेल में। लेकिन सर डान ये सोचकर थोड़ी रिलीव्ड भी होती है कि जंग ह्योक वेडिंग डेट तक यहीं बंद रहेगा और सेरी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन सर डान को नहीं पता जंग ह्योक ऑलरेडी समझ चुका होता है कि सेरी की किडनैपिंग का कनेक्शन इसी से है। वो सीधा क्वेश्चन पूछ देता है। जंग ह्योक बोलता है बॉयवू के रिएक्शन से क्लियर है तुमने मेरी फैमिली को रिपोर्ट नहीं किया, और मैडम भी किडनैपिंग जैसा काम नहीं कर सकती, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची, तुम मेरे पिता के पास गई थी हेल्प मांगने। गुस्से में सर डान बिना छिपाए सच बोल देती है। वो जंग ह्योक को बोलती है सेरी को ढूंढने का सोचना भी बंद करो, तुम दोनों की अब इस जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं होगी। ये सुनते ही जंग ह्योक के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसका पिता सेरी को मरवा ना दे। इसी बात पर सर डान और जंग ह्योक के बीच कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह भड़क उठता है। गुस्से में जंग ह्योक बोल देता है मेरे पिता को कह देना अगर सेरी को कुछ हुआ तो वो अपना आखिरी बचा हुआ बेटा भी खो देगा। ये बात सिर्फ उसके पिता के लिए वार्निंग नहीं होती, बल्कि सर डान का दिल भी तोड़ देती है। सर डान समझ ही नहीं पाती कि जंग ह्योक एक बार भी उसकी तरफ क्यों नहीं देखता। उधर जंग मनबोक जो वायर टैप का काम करता है, अपने हाथ में वो गिफ्ट लिए होता है जो सेरी जंग ह्योक को देने वाली थी। जिस दिन सेरी किडनैप हुई थी, मनबोक ने दूर से सब कुछ देखा होता है और वही गिरा हुआ गिफ्ट बॉक्स उठा लिया होता है। उसे डर होता है कि कहीं सेरी को कुछ हो न गया हो, इसलिए वो मदद के लिए ये बॉक्स अपने पिता के पास ले जाता है। जैसे ही मनबोक का पिता बॉक्स खोलता है, अंदर से वही चीज निकलती है जिसे चो च्योलगांग ढूंढ रहा होता है। री मुह्यक की वो मिसिंग वॉच वो तुरंत घड़ी अपनी जेब में छुपा लेता है और मनबोक को सख्त लहजे में बोलता है ये बात किसी को मत बताना। उधर सेई को री जंगरियोल यानी जंग ह्योक के फादर के सामने लाया जाता है। इस पल सेरी अपना सबसे स्ट्रांग साइड दिखाती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। गलती से वो जोंगरियोल को से और डान का फादर समझ लेती है और लगातार अपनी बात रख देती है, जिससे जोंगरियोल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर भी सेरी जंग ह्योक को प्रोटेक्ट करती रहती है। वो उसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं बोलती जो उसे फंसा दे, बल्कि कहती है री जंग ह्योक का रैंक छोटा है, वो मेरी मदद नहीं कर सकता। सेरी को लगता है कि जोंगरियोल जैसे बड़े ऑफिसर ही उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वो सीधा कह देती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही ले लेती हूँ। ये सुनकर जोंगरियोल का दिल थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब सेरी आगे बोल देती है मैं आपको बड़ा रिवॉर्ड दूंगी, तो जोंगरियोल और ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है। दीवार के पीछे खड़ी जंग ह्योक की माँ ये सब सुन रही होती हैं और सेरी को लेकर उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। माँ होने के नाते अपने बेटे के लिए जो प्यार होता है, उसकी वजह से वो इस अजनबी लड़की को समझने की कोशिश करती है जो उनकी फैमिली को खतरे में ले आई है, क्योंकि यही वो लड़की है जिसे उसका बेटा पसंद करता है। जंग ह्योक की माँ को यह बात अच्छी नहीं लगती कि सेरी बेसमेंट में रहकर तकलीफ झेलेगी, इसीलिए वो उसे जंग ह्योक के रूम में ले जाती हैं और प्यार से कहती हैं यहीं आराम से रेस्ट करो। रूम का स्टाइल देखकर सेरी को समझ आ जाता है ये जगह कहाँ है। उसके सामने वाली औरत जंग ह्योक की माँ होती है और जिसे सेरी ने गलत समझा था वो जंग ह्योक का पिता निकला। जंग ह्योक के रूम में अकेली सेरी को नींद नहीं आती। वो रूम में जंग ह्योक की चीजें देखने लगती है, धीरे धीरे उसके पास्ट को समझने लगती है। प्यो चिसू और टीम की मेहनत से ये बात फैल जाती है कि जंग ह्योक डायरेक्टर का बेटा है। इधर तेज दिमाग कॉमरेड एनाए घर पहुंचती हैं और कैप्टन जो कंपनी कमांडर होता है उसे देखते ही भड़क जाती हैं। इसी बीच कैप्टन को कॉल पर खबर मिलती है कि एक डिजर्टर यानी भागा हुआ सोल्जर निकल आया है और उसे ऑर्डर मिलता है कि पूरी यूनिट को ऑर्गेनाइज करके उस डिजर्टर का पीछा करो। याद रखना, यह भी जंग ह्योक का सेरी को घर भेजने का एक प्लान होता है। कॉल रखते ही कैप्टन को इनाए की डांट पड़ती है। पहले वो अपने स्टाइल में बोल रहा होता है चलो जंग ह्योक को सबक मिल गया, लेकिन जैसे ही उसे जंग ह्योक का असली बैकग्राउंड पता चलता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसे लगने लगता है जैसे उसने अपनी पूरी करियर खुद ही बर्बाद कर दी हो। अगले दिन वो सीधा मिलिट्री डिटेंशन सेंटर पहुंचता है।
वहां इंचार्ज से बोलता है, जल्दी जोंगह्यक को छोड़ो। इंचार्ज पहले मैं इंसाफ वाला हूं करके रिफ्यूज करता है, पर जैसे ही जोंगह्यक की रियल आइडेंटिटी पता चलती है वो तुरंत टोन बदल देता है और जोंगह्यक का फेवर में बोलने लगता है। स्मार्ट वर्ड्स यूज करके कैप्टन को सपोर्ट करता है और जोंगह्यक को नो फॉल्ट बोलकर रिलीज करवा देता है। कैप्टन खुद जोंगह्यक को जेल से बाहर ले आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे दोनों रियल भाई हों। वो बोलता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। जोंगह्यक तुरंत उससे एक छोटा सा फेवर मांग लेता है, जो असल में सेरी को घर भेजने की उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। घर पर सेरी नूडल्स खा रही होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि जोंगह्यक ने अपनी माँ की वार्मथ इनहेरिट की है, शायद इसीलिए वो इतना केयरिंग इंसान बना। माँ ये सुनकर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो जाती हैं और बिना कुछ कहे सेरी को अपनी तरफ से एक तरह का अप्रूवल मिल जाता है। इसी बीच जोंगह्यक घर पहुंचता है और फादर को देखते ही सीधा पूछ बैठता है, सेरी कहाँ है? उसका ये कड़क अंदाज जुंगरियोल के दिल को चुभ जाता है और उसे अपने दूसरे बेटे री मुहियक की मौत का दर्द फिर से याद आ जाता है। अंदर छिपी माँ और सेरी भी ये बातें सुनकर टूट सी जाती हैं। माँ अब और चुप नहीं रह पाती, बाहर आकर कहती हैं, अपनी जिंदगी का सामना करो, डर डर के मत जियो, और सेरी को हाथ पकड़कर बाहर लाती हैं, जोंगह्यक से मिलवाती हैं। मिलते ही दोनों अपनी टेंशन और फिक्र शेयर कर लेते हैं। ये सब देखकर जुंगरियोल को समझ आ जाता है कि सेओडान जो कह रही थी वो सच था। उसे दर्द के साथ साथ थोड़ा सुकून भी मिलता है कि जोंगह्यक के दिल को शायद भाई की मौत के बाद पहली बार कोई सहारा मिला है। फादर की डांट के सामने पहली बार जोंगह्यक एक बच्चे जैसा लगता है और जब सेरी उसे सॉफ्टली कहती है कि फादर से सॉरी बोलो तो सीन बिल्कुल फैमिली टाइप नोकझोंक जैसा हो जाता है। यही क्लियर होता है कि जोंगह्यक ने सेरी को बोईवू के हवाले इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक इनोसेंट लड़की एक्सीडेंट के बाद अचानक गायब कर दी जाए। उसकी काइंडनेस ही धीरे धीरे एक नई अटैचमेंट बन गई। उधर दुखी सेओडान होटल में अकेली पीती है और गू सुंगजुन फिर उसके सामने आ जाता है। सेओडान अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है, कैसे वो और जोंगह्यक सेम स्कूल के एलुमनाई थे, कैसे एक दिन उसे बास्केटबॉल खेलते देखकर उसका वन साइडेड क्रश शुरू हुआ और सालों बाद जब एंगेजमेंट फिक्स हुई तो स्विट्जरलैंड में जोंगह्यक का ठंडा नाइस टू मीट यू सुनकर उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी में उसके लिए कभी जगह नहीं थी। फिर भी वो सालों तक ये सोचकर ट्राई करती रही कि थोड़ा एफर्ट करेगी तो जोंगह्यक उसे एक्सेप्ट कर लेगा, पर आज उसका प्यार एक अनजान लड़की के आगे हार गया। गू सुंगजुन उसे हल्का सा समझाता है कि प्यार को इतना हैवी मत लो और थोड़ी सी नशे में सेओडान अपना सॉफ्ट साइड दिखा देती है। उस पर तरस खाकर गू सुंगजुन पहली बार बोल देता है कि उसे सेओडान पसंद है और वहीं से दोनों के बीच फीलिंग्स का रास्ता शुरू होता है। गू सुंगजुन ड्रंक सेओडान को घर छोड़ आता है, जिसे देखकर उसकी मां ऑलमोस्ट शॉक हो जाती हैं और एलिवेटर ऑपरेटर को ब्राइब कर देती हैं ताकि बात वहीं रुक जाए। इसी बीच गू सुंगजुन के फोन पर जोंगह्यक का कॉल आता है, गाड़ी लेके मेरे घर आ जाओ, सेरी को यहां से निकालना है, क्योंकि जोंगह्यक जानता है अगर सेरी यहीं रही तो चो चेल गैंग उस तक पहुंच जाएगा और आर्मी व्हीकल्स भी ट्रेस हो सकती हैं। इस काम के लिए गू सुंगजुन ही सबसे सेफ ऑप्शन होता है क्योंकि जोंगह्यक अपने फादर का इन्फ्लुएंस यूज नहीं करना चाहता। उसी रात सेरी को पता चलता है कि जोंगह्यक बचपन से पियानिस्ट बनना चाहता था। हिम्मत करके वो एक ट्यून का जिक्र करती है जो स्विट्जरलैंड में उसने कभी सुनी थी। जैसे ही जोंगह्यक वो ट्यून बजाता है उसका दिल हिल जाता है क्योंकि ये वही धुन थी जो उसने अपने भाई के लिए लिखी थी और पहली आखिरी बार स्विट्जरलैंड के इसेल्टवार्ड लेक के पास तब बजाई थी जब उसे भाई की मौत की खबर मिली थी। उस दर्द भरे सुर ने ही कभी सेरी को लेक में जंप करने से रोका था और तब से उन दोनों की किस्मत इस धुन से बंध चुकी थी। इमोशनल सेरी धीरे से थैंक यू कहती है और जोंगह्यक शांत आवाज में बोलता है, कल तुम घर जा सकती हो। अगले दिन चो चॉल गैंग सीधा मिलिट्री मिनिस्टर के पास पहुंचता है और ये इन्फो देता है कि सेरी शायद डायरेक्टर जुंगरियोल के घर में छुपी हो सकती है। वो चाहता है कि मिनिस्टर अपनी अथॉरिटी यूज करके मदद करे। मिनिस्टर को यह बात मुमकिन लगती है, इसलिए वो चो चॉल गैंग और बुईबू के साथ सर्च वारंट लेकर जुंगरियोल के घर रेड करने आ जाता है। पूरे घर की थरली तलाशी होती है लेकिन सेरी कहीं नहीं मिलती। उल्टा जुंगरियोल के मुंह से फ्रंट लाइन इमरजेंसी शिफ्ट का जिक्र सुनते ही चो चॉल गैंग को समझ आ जाता है कि जोंगह्यक इसी इमरजेंसी का फायदा उठाकर सेरी को निकालने वाला है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिनिस्टर के सामने बेइज्जती होने के बाद चो चॉल गैंग का क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है। मिनिस्टर उस पर झूठी खबर देने का गुस्सा करता है और उसे कस्टडी में भेजने का ऑर्डर देने ही वाला होता है। उधर असल में जोंगह्यक का प्लान यही होता है, इमरजेंसी शिफ्ट के बहाने सेरी को आउटपोस्ट और फ्रंट लाइन के रास्ते सेफ रूट से घर भेजना। यूनिट का इमरजेंसी शिफ्ट अरेंज करवाना वही फेवर होता है जो जोंगह्यक ने कैप्टन से लिया था। चो चॉल गैंग के पहुंचने से पहले ही जोंगह्यक गू सुंगजुन के साथ तय प्लान के मुताबिक घर से निकल जाता है। गू सुंगजुन की कार से आउटपोस्ट के पास पहुंचकर वो पाक क्वांग बॉम्ब से मिलते हैं और फिर फ्रंटलाइन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में गू सुंगजुन को पता चलता है कि सेरी ने अपनी डायमंड रिंग बेच दी थी। वो कह देता है कि ये रिंग आगे काम आएगी और वाकई गू सुंगजुन का यही छोटा सा अच्छा काम आगे चलकर उसकी जिंदगी की कीमत बन जाता है।
रात के अंधेरे में जियोंग ह्योक सेरी को बॉर्डर के साथ साथ उसके घर के रास्ते पर ले चलता है। अलग होने के दर्द से टूट रहा जियोंग ह्योक बहाने बनाता है कि रात में उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, डायरेक्शन सेंस भी सही नहीं रहता और जानबूझकर सेरी के साथ थोड़ा और वक्त बिताने के लिए चक्कर लगाता रहता है। सुबह होने से थोड़ा पहले वो सेरी को असली बॉर्डर पॉइंट पर ले आता है। जो जियोंग ह्योक कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता था, वही अपनी मोहब्बत के लिए एक कदम आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर किस करते हैं, जैसे ये आखिरी अलविदा हो। साउथ कोरिया पहुंचकर सेरी अपनी ही कंपनी के नीचे अपनी मेमोरियल सर्विस अटेंड करती है और देखती है कौन कौन उसके लिए रोया। फिर अपनी फोटो देखकर स्टाफ को डांट भी देती है, मेरी इतनी बेकार फोटो क्यों लगाई। जैसे ही वो सनग्लासेस उतारती है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। सेरी तुरंत अनाउंस करती है कि वो सेफ वापस आ चुकी है और लोगों को तसल्ली देने के लिए सेरीज चॉइस के पूरे प्रोडक्ट रेंज पर एक हफ्ते का 50% डिस्काउंट अनाउंस कर देती है। कंपनी के इतिहास में पहली बार सेरी के जिंदा होने की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुश पाक सू चान होता है, जो उसकी मौत की वजह से जॉब खोने वाला था। पहले पाक सू चान और चीफ होंग के पास सेरी के जिंदा होने की रिकॉर्डिंग थी, जिसे लेकर वो यून से ह्योंग के पास गए थे, लेकिन यून से ह्योंग ने उन्हें भगा दिया था। किस्मत से चेयरमैन खुद वहां आ गया और सच सामने आ गया। बॉर्डर क्रॉस के बाद चेयरमैन खुद सेरी को लेने जाता है, लेकिन कोरिया वापस आकर सेरी के बदले हुए अंदाज को देखकर चीफ होंग रोज एंग्शियस रहने लगता है। बाद में मीटिंग रूम में आकर सेरी अपनी पुरानी स्ट्रॉन्ग स्टाइल में सारे एग्जीक्यूटिव्स को उनके काम पर वापस भेज देती है और क्लियर कर देती है कि वो कंपनी सेल करने वाली चाल पर कोई एक्शन नहीं लेगी। फिर वो अपनी सेकंड सिस्टर इन लॉ को सीधे शब्दों में ऐसा जवाब देती है कि वो खुद ही डर जाती है। उधर नॉर्थ कोरिया में सेरी के बिना जियोंग ह्योक एक भारी दिन अकेला गुजारता है। रात को ऑफिस जाते वक्त चुपके से जियोंग अन बोक उससे मिलता है और री मू ह्योक के नाम लिखा लेटर जियोंग ह्योक को देता है। वो बताता है कि मू ह्योक ने उस पर कितने एहसान किए थे और फिर मू ह्योक की घड़ी और मौत के वक्त की रिकॉर्डिंग भी जियोंग ह्योक को दे देता है। आखिरकार मान बोक चो चॉल गैंग के सारे गुनाहों का सच जियोंग ह्योक के सामने रख देता है और यहीं से असली बदले और सच्चाई का रास्ता शुरू होता है। री मू ह्योक की मौत का पूरा सच आखिरकार सामने आ जाता है। मान बोक टूट कर बोलता है कि अब वो अपनी रूह के खिलाफ जाकर उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो कभी उसकी इज्जत करते थे। वो कहता है, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो अपने गुनाह का प्रायश्चित करने का, मैं हर सजा स्वीकार कर लूंगा, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो। जियोंग ह्योक उसकी बात सुनकर उसे सजा नहीं देता। मान बोक के जाते ही जियोंग ह्योक वो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें उसका भाई उसकी तारीफ करता है और ये सुनकर जियोंग ह्योक खुद को रोक नहीं पाता, वो रो पड़ता है। थोड़ी देर बाद अपने जज्बात संभाल कर वो घड़ी खोलता है और उसके अंदर छिपा मेमोरी कार्ड निकालता है। उस मेमोरी कार्ड में चो चॉल गैंग के स्मगलिंग, किडनैपिंग और इलीगल आर्मी सप्लाईज से जुड़े पूरे सबूत होते हैं। गुस्से में तुरंत रिपोर्ट करने के बजाय जियोंग ह्योक ये सारा डेटा अपने पिता को भेज देता है ताकि सिस्टम के थ्रू सही तरीके से काम हो। उधर सेरी एक रेयर मोमेंट में अपने पिता के घर जाती है, सिर्फ अपनी मां से बात करने के लिए, क्योंकि सेरी के मिसिंग होने के बाद मां ने उसकी कंपनी के शेयर्स दूसरी सबसे बड़ी क्वांटिटी में खरीद लिए थे। सेरी साफ शब्दों में मां को वार्न करती है, गलत इरादे छोड़ दो, कंपनी मेरी जिंदगी की मेहनत है, आप मुझे पसंद ना करो, मुझसे चीजें छीन लो, पर मेरी कंपनी नहीं। मां के पास भी अपना दर्द होता है जो वो कह नहीं पाती। दिल में सेरी को लेकर सिर्फ गिल्ट रह जाता है। वो चाहती है कुछ ठीक करे, पर जब भी सेरी सामने होती है शब्द नहीं निकलते और गलतफहमियां और गहरी हो जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में पीपल्स यूनिट चीफ जब चावल लेने जाता है तो राइस जार के अंदर उसे सेरी का फेयरवेल लेटर मिलता है। तब गांव की औरतों को सेरी की असली पहचान का पता चलता है। वो घबरा भी जाती हैं और सेरी के लिए परेशान भी होती हैं और समझ जाती हैं कि सेरी ने उनके बीच में रहकर कितनी सावधानी रखी थी और एक औरत के लिए ऐसी सिचुएशन कितनी डर भरी होती है। उधर होटल में सेओ डान अनजाने में गू स्यूंग जुन को बुईबू से बचा लेती है। घबराहट में गू स्यूंग जुन जियोंग ह्योक की मदद वाली पूरी बात सेओ डान को बता देता है। सेओ डान को पता चलता है कि जियोंग ह्योक ने शादी डीले की, डीएमजेड जैसे फॉरबिडन एरिया तक गया सिर्फ सेरी के लिए। उसने अपनी पोजीशन, अपनी सेफ्टी सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये बात सेओ डान के दिल को फिर से चुभने लगती है। गू स्यूंग जुन उसे समझाता है कि जियोंग ह्योक की मदद करके वो असल में सेओ डान की भी मदद कर रहा है, क्योंकि अक्सर पहला प्यार ज्यादा देर तक नहीं टिकता। किसी चीज को ज्यादा खींचने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, चाहे वो वफादारी हो या प्यार। सेओ डान बोलती है कि ये उसका प्यार है और वो एंड दिखने पर भी हार नहीं मानेगी, लेकिन गू स्यूंग जुन की बात उसके दिल में बैठ जाती है और वो अंदर से हिल जाती है। सेओ डान की मां गू स्यूंग जुन को देखकर बेटी की लव लाइफ को लेकर टेंशन में आ जाती है और कहती है अगर सेओ डान को कोई ऐसा मिल जाए जो उसे ज्यादा खुश रखे तो वो एंगेजमेंट तोड़ने के लिए भी तैयार है।
आखिरकार मिलिट्री कोर्ट में चो चॉल गैंग के सारे जुर्म पब्लिक हो जाते हैं। चो चॉल गैंग सफाई देता है कि वो ट्रक ड्राइवर्स को जानता ही नहीं, लेकिन जियोंग ह्योक पहले से जमा किया गया स्पेशल स्टील का सबूत पेश करता है। इंपोर्ट रूट्स, ब्लैक मनी का फ्लो, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन होता है। ये वही चीजें होती हैं जो जियोंग ह्योक ने पहले ही से और डान के अंकल से वेरीफाई करवा ली थी, क्योंकि वो शुरू से मानता था कि उसके भाई की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। चो चॉल गैंग कोशिश करता है कि सेरी को छुपाने के इल्जाम से जियोंग ह्योक को भी फंसा दे, पर प्रोसिक्यूटर अब उस पर भरोसा नहीं करता और सीधा उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना देता है। कोर्ट के बाद चो चॉल गैंग पागल होकर जियोंग ह्योक पर झपटना चाहता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। जाते जाते वो जियोंग ह्योक को टांट करता है, तुमने एक बहुत जरूरी चीज मिस कर दी है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं।